गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। क्लियर आ रही है ना? जी सर। सो प्रॉपर्टी लॉ जितना इजी सब्जेक्ट आपके मतलब सिलेबस में नहीं, वो भी आपका पूरा सिलेबस है ना। पूरे सिलेबस में से सबसे इजी सिलेबस प्रॉपर्टी लॉ का है। उसका रीज़न ये नहीं है कि इसके प्रोविजंस इजी हैं या इसके लॉज इजी हैं समझने में, बल्कि उसका रीज़न ये है कि ये मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो ऑलरेडी आप सोसाइटी में देखते आ रहे होंगे, और साथ ही साथ ज्यादातर जो लॉज हैं वो कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड। ठीक है। वैसे तो एक कहावत बहुत फेमस है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बट कॉमन सेंस अगर हम लोग नेचुरली सोचें, एवरी पर्सन हैज गॉट अ कॉमन सेंस, बट द थिंग इज कि वी डोंट थिंक नेचुरली। अगर मैं नेचुरली सोचने के लिए कहता हूँ, उसका मतलब ये है दैट आई आस्क यू टू forget the things which has been taught to you for any selfishness। अगर आपको किसी सेल्फिशनेस के लिए अगर कोई चीज सिखाया गया है जिससे कि आप सेल्फिश बन पाए, या फिर किसी तरीके से आप अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं उस सिचुएशन में, तो फिर उस चीज को साइड रख देंगे जब आप, तब फिर आप कॉमन सेंस ज्यादा यूज कर पाए। ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और फिर कुछ डिसीजन लेते हैं या कुछ सोचते हैं, तो उसमें हर किसी हर सिचुएशन में, हर केस में आप पहले अपने बारे में ही सोचिएगा। ठीक है। तो इससे आपको फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा कि वो जो आप कर रहे हैं उससे किसी को नुकसान भी हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, इससे कोई फर्क आपको नहीं रह जाएगा। बस आप यही सोचेंगे कि मुझे इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। इसीलिए वहां जाकर कॉमन सेंस जो है ना वो गायब हो जाता है। और इसीलिए जो जजेस होते हैं वो एक रीजनेबल मैन का जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। वाई? बिकॉज रीजनेबल मैन इज सच अ मैन हु विल नेवर थिंक अबाउट हिमसेल्फ अलोन। अपने बारे में वो कभी नहीं सोचेगा। जजेस को इसीलिए पब्लिक से दूर रखा जाता है ताकि वो उनमें मिलकर अपनी एक मेंटालिटी ना डेवलप कर ले। दैट इज नेचुरल। आई डोंट से कि अपने बारे में सोचना इज बैड, बट एट टाइम्स यू हैव टू थिंक लॉजिकली, और लॉजिकली सोचने के लिए कभी कभी आपको अपने आप को भी भूलना पड़ता है। जब आप अपने आप को भूलते हैं तब जाकर आप अपनी कॉमन सेंस का सबसे बेस्ट यूज कर पाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी लॉ हो गया, चाहे जो भी लॉ हो गया, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर कॉमन सेंस के अगर लॉज हैं तो वहां पर यू हैव टू फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ। आप अपने आप को ना तो विक्टिम समझिए और ना ही एक्यूज समझिए। ठीक है। ना ही कंप्लेनेंट समझिए, ना ही रेस्पोंडेंट समझिए। आप सिर्फ एक ऑन लुकर की तरह उस चीज को देखिए कि आप सामने से देख रहे हैं उस चीज को। तो फिर आप क्या करेंगे उस नजरिए से देखिए। डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू इट। इफ द जजेस विल गेट इन्वॉल्व इनटू इट तो फिर वो जजमेंट नहीं दे पाएंगे। सो दे ऑलवेज ट्राई टू अलूफ देम फ्रॉम द पार्टीज, ताकि वो एक अच्छा जजमेंट दे सके। ठीक है। तो ये तो था कुछ लॉ को पढ़ने के तरीके से रिलेटेड बातें। अब हम प्रॉपर्टी लॉ की अगर बात करें, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कवरिंग ऑफ द सिलेबस ऑफ प्रॉपर्टी लॉ आई हैव डिवाइडेड इट इनटू अगेन 5 to 6 पार्ट्स। ठीक है। पहले पार्ट में आई विल टेल यू दैट व्हाट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज अ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड नोटिस। इन दोनों को मैंने एक कैटेगरी में रखा है। दूसरी कैटेगरी में मैंने रखी है आपके डेफिनेशंस, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है किस चीज के लिए, कहाँ पर ये अप्लाई होता है। ठीक है। तो इसमें आपका मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफर, ये टॉपिक कवर होगा। तीसरा में मैंने रखा है सम कंडीशंस। ठीक है। कुछ स्पेशल कंडीशन सिनारियो जिनमें कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको मैंने रखा है कंडीशनल ट्रांसफर, यानी टॉपिक नंबर 6। और टॉपिक नंबर 7 दैट इज बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न पर्सन, इसको मैंने रखा है एक कैटेगरी में, जो कि तीसरा कैटेगरी है। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज योर transfer during pendency of litigation and your vested and contingent interest। कि वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, और अगर कोई पेंडेंसी है, लिटिगेशन चल रही है कोर्ट के अंदर, तो फिर उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किस तरीके से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। देन लास्ट थिंग विच इज मॉर्टगेज एंड गिफ्ट, है ना। सम काइंड्स ऑफ ट्रांसफर, एक मॉर्टगेज है और एक दूसरा गिफ्ट है। तो दीज आर बेसिकली 5 to 6 बाइफर्केशंस विच आई हैव डन टू स्टडी। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ तो रहे हैं, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। Because unless we understand the nature of the property, we will not be able to find out
दैट हाउ दिस प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, जैसे अगर मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वहां पर ट्रांसफर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली उस प्रॉपर्टी को किसी के हाथ में दे दीजिए, ट्रांसफर जो है वो हो जाती है। लेकिन लीगली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो इन केसेस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो, मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के केस में भी लीगली स्पीकिंग आपको कहीं कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में कुछ लॉज जो है वो कॉमन होते हैं विच इज एप्लीकेबल ऑन बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड देयर आर सर्टेन लॉज विच आर एप्लीकेबल ओनली ऑन मूवेबल और ओनली ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसीलिए आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के वेयर एक्ट में यू विल फाइंड व्हेन यू विल रीड इट कि कुछ सेक्शंस जो कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी या सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, देयर इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होगा और ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मूवेबल और इमूवेबल का डेफिनेशन क्या है, सो you have to forget the knowledge which you have acquired in your junior classes। आप जो बचपन से पढ़ते आए हैं ना कि जो चीज चलती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज नहीं चलती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसी के आधार पर उसका हिंदी में भी नाम है चल अचल संपत्ति। इसे आपको भूलना पड़ेगा क्योंकि लॉ ऐसा नहीं सोचता है, लॉ के सोचने का तरीका अलग है। लॉ का कहना यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो डेफिनेशन ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है दैट इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन, दैट इज ओनली एन एक्सक्लूजनरी डेफिनेशन, एक एक्सक्लूड कर देता है कुछ चीजों को। ठीक है, सो जब हम प्रॉपर्टी को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तब हम उसके ट्रांसफर को कैसे कर सकते हैं, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन हाउ दैट प्रॉपर्टी इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ दोस प्रॉपर्टी। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि ये मूवेबल है और ये इमूवेबल है। कंफ्यूजन वहां आती है जहां पर कोई प्रॉपर्टी मूवेबल से इमूवेबल में कन्वर्ट हो जाती है, बट वहां कंफ्यूजन नहीं आएगा जो कि हमेशा मूवेबल रहती है या हमेशा इमूवेबल रहती है। हमेशा कंफ्यूजन वहां आता है जहां कन्वर्जन हो जाता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सेक्शन 378 पढ़ा होगा थेफ्ट से रिलेटेड, उसमें एक एक्सप्लेनेशन है जो कि बताता है कि अगर किसी चीज को आप सीवियर कर देते हैं, इफ यू सीवियर समथिंग, द मोमेंट इट इज सीवियर्ड इट कैन बी, उसका थेफ्ट जो है वो हो सकता है, तो चुराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप तो एक बात और जानते हैं कि थेफ्ट जो है वो तो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो आखिर जो चीज चल नहीं सकती थी उसे मैंने चलने लायक बना दिया तभी जाकर उसका उसका थेफ्ट हो पाया ना। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम इमूवेबल से मूवेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पहला टॉपिक है ये इसी चीज को समझाएगा आपको दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ इफ यू सी द सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें तीन चीजों के बारे में बात की गई है। पहला है आपका स्टैंडिंग टिम्बर, दूसरा है आपका ग्रास और तीसरा है आपका क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स। इन तीनों को कहा गया है दैट दीज थ्री आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, the reason why they are immovable property, they are movable property because there are certain doctrines which have been given in law। लॉ के अंदर कुछ डॉक्ट्रिन्स दी गई हैं जिसके आधार पर इनको मूवेबल प्रॉपर्टी में रखा गया। इसीलिए जो पहला टॉपिक है उसके अंदर आप लोगों को जो डॉक्ट्रिन दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So if you write any answer on the concept of immovable and movable property, you must write this doctrine, doctrine of fixture। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्चर के तीन टेस्ट होते हैं, तीनों टेस्ट अलग अलग होते हैं, मतलब देयर आर थ्री टेस्ट। उन तीनों में से जो टेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है उससे पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है, मूवेबल नेचर का है या इमूवेबल नेचर का है। ठीक है, जो पहला टेस्ट होता है वो बताता है दैट हाउ व्हाट इज द मोड ऑफ अटैचमेंट, कोई प्रॉपर्टी किसी चीज से अटैच कैसे है। ठीक है, और अगर उसको डिटैच करेंगे देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। अगर किसी प्रॉपर्टी को हम डिटैच करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पेड़ है जमीन से जुड़ा है, हम जब तक वो पेड़ जमीन से जुड़ा है तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप उस पेड़ को अलग कर देते हैं, उखाड़ देते हैं, ठीक है, तो वापस से उस पेड़ को जोड़ नहीं सकते हैं। और ये एक टेस्ट है जो कि बताता है कि इफ यू कैन नॉट मेक थिंग्स, इफ यू कैन नॉट, किसी चीज को अगर आप वापस वैसे ही नहीं बैठा सकते जैसा कि वो पहले था, इसका मतलब वो चीज क्या थी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी।
दिस इज द फर्स्ट लॉ जो कि टेस्ट के फॉर्म में है, दैट इफ अ थिंग इज अटैच्ड टू अर्थ, ठीक है, देन इन दैट केस इफ वी डिटैच इट, देन आफ्टर डिटैचमेंट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये है कि क्या उसको वैसे ही वापस से जोड़ा जा सकता है बहुत इजी तरीके से। अगर इसका आंसर हाँ है तो फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर ना है तो फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर पेड़ को वापस से वैसे ही आप नहीं लगा सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए पेड़ जो था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिमिलरली फैक्ट्री के अंदर में जो मशीनें बैठाई जाती, ठीक है, अगर उनको आप अटैच किया हुआ था वो फैक्ट्री में जमीन से, इन दैट केस अगर आप उसको डिटैच कर देते हैं देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीअटैच, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको कर नहीं सकते हैं अटैच वापस से, बट इट इज नॉट इजी, इसीलिए वो भी आपके क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा जो टेस्ट है आपका वो बताता है दैट व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द ओनर, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है उसका क्या इंटेंशन। अगर उसका इंटेंशन उस प्रॉपर्टी को इमूवेबल करने का है तो फिर वो इमूवेबल होगा, अगर उसका इंटेंशन उस प्रॉपर्टी को मूवेबल करने का है तो वो मूवेबल होगा। अब यहाँ पर एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने सुना होगा कि आम जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, दैट मीन्स मैंगो इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। बट इफ आई आस्क यू that tell me whether the mango tree is a movable property or an immovable property, then in that case what will be your answer? आपका क्या आंसर होगा? Immovable. What will be your answer? Immovable. Why? So, as per first law, sir, it cannot be again joined and cannot be made as a immovable property. Like if we Yes, that sever is right. the tree and we cannot join that. Right. So as per your first test, this is an immovable property. Okay? But if the intention of the owner is to keep it in movable form, तो फिर वहां पर वो movable property बनता है। Now if I say intention of the owner, then what does it mean? Intention of the owner, इंटेंशन ऑफ द ओनर से ये मतलब है कि वो जो ओनर है वो उस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना चाहता है। वो उस प्रॉपर्टी का एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी यूज करना चाहता है या फिर एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने सुना है कि आम की लकड़ी को यूज की जाती है फर्नीचर बनाने में, वुड के सामान को बनाने में, और आपके घरों को बनाने में भी कहीं कहीं पर यूज करते हैं, कहीं कहीं पर आर्टिफैक्ट्स बनाने में यूज करते हैं। दैट इज डन, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज यूज फॉर टिम्बर। मैंगो ब्रांचेस आर यूज्ड फॉर टिम्बर पर्पसेस। अब यदि वो टिम्बर पर्पसेस के लिए यूज होता है देन इन दैट केस इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम movable property, because the intention of the owner was not to eat mangoes but to use the wood of the tree for timber purpose। तो टिम्बर के पर्पस के लिए जब वो यूज कर रहा है इसका मतलब वो उसे मूवेबल प्रॉपर्टी में रखना चाहता है, एंड दिस शोज द इंटेंशन ऑफ द ओनर। so that is why even the mango tree can be converted into a movable property। how? by the intention of the owner। ओनर का क्या इंटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंगो ट्री वैसे तो मैंगो के लिए लोग लगाते हैं उनके गार्डन में, लेकिन समटाइम्स द ओनर सेल्स दैट ट्री फॉर टिम्बर पर्पसेस। सो देन एंड देयर यदि कोई पर्पस, यदि कोई टिम्बर ट्री को, यदि कोई मैंगो ट्री को टिम्बर के लिए यूज कर रहा है, सो इन दैट केस इट विल बिकम अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो यू सी कि बहुत कंफ्यूजन है कि मूवेबल कैसे हो गया, इमूवेबल कैसे हो गया, इसीलिए ये टेस्ट बनाए गए। इन्हीं टेस्ट से पता चलता है कि कोई प्रॉपर्टी मूवेबल होगी या इमूवेबल होगी। तो पहला टेस्ट आपको मैंने बताया, पहले टेस्ट के हिसाब से दिस प्रॉपर्टी यानी दिस ट्री वुड हैव बीन इमूवेबल, बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड टेस्ट दिस सेम ट्री हैज बिकम मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दो टेस्ट होता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्शन के अंदर। तीसरा जो टेस्ट होता है दैट इज योर यूज, मतलब देखते हैं, जो तीसरा टेस्ट होता है वो होता है आपका, बता रहा हूँ मैं। आप लोग सोचते होंगे कि मुझे बहुत आता है, लेकिन इट इज नॉट द केस। आई ऑल्सो नो वेरी लेस, बट द पॉइंट इज दैट एवरीबडी कैन नॉट बी अ गुड टीचर। टीचर बहुत जानते हैं आपके कॉलेज के, लेकिन देयर इज अ मेथड टू टीच स्टूडेंट्स।
वो मेथड शायद मुझे आता है, इसी वजह से मैं कम नॉलेज में भी आप लोगों को किसी चीज को बेहतर तरीके से समझा पाता हूँ। तो ये ऐसा नहीं समझिए कि मुझे बहुत आता है, इट इज जस्ट दैट आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन अ बेटर वे, और आप लोगों तक मेरी जो बात है वो अच्छे से पहुंच जाती है। ओके, ओके, सो डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर जो है, मैं एक जहाज चालू किया था, मैं बेवकूफ बैठा हूँ क्या यार, मैं बेवकूफ बैठा हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर के अंदर में आपका 3 से तीसरा टेस्ट है, वो है व्हाट इज द बाय whom इट इज अटैच्ड। जिस चीज से वो अटैच्ड है वो कौन सी चीज है जिससे वो अटैच्ड है। मतलब कि अगर कोई टावर लगाया गया है बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई टावर लगाया जाता है तो उस टावर में किस चीज से अटैच किया गया है, बिल्डिंग से अटैच किया गया है। अब बिल्डिंग कैसा है, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी से यदि अटैच है, देन इन दैट केस इट विल बिकम योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिमिलरली घर बनाते हैं आप, तो घर के अंदर में आप लोग खिड़की लगाते हैं। अब खिड़की जिस चीज से अटैच है दैट इज द वॉल्स ऑफ द हाउस। तो जो वॉल है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इसीलिए जो खिड़की है उसका भी कैरेक्टर क्या हो जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है। तो देयरफॉर मूवेबल और इमूवेबल का ये तीसरा टेस्ट है कि बाय व्हाट इट इज अटैच्ड, किस चीज से वो अटैच्ड है। तो पहला टेस्ट था आपका व्हाट इज द मोड ऑफ अटैचमेंट, एंड इफ वी डिटैच इट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा है आपका व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द ओनर, एंड द थर्ड वन इज बाय व्हाट इट इज अटैच्ड। तो ये 3 टेस्ट होते हैं आपके डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर के। इसी के हिसाब से पता चलता है कि कोई प्रॉपर्टी मूवेबल है या फिर इमूवेबल। उसके बाद दूसरा जो डेफिनेशन आपको मिलता है मूवेबल इमूवेबल का, दैट इज थिंग्स अटैच्ड टू इट। अब आप देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 3, तो वहां पर आपको एक डेफिनेशन मिलेगा थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, जिसमें कि आपको बताया गया है कि कौन सी चीज को मानी जाएगी दैट इट इज अटैच्ड टू अर्थ। ओके, तो उस सिचुएशन में आपका डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसमें आपका बताता हूँ मैं क्या लिखा है। अटैच टू द अर्थ का मतलब 3 चीजें हैं, इट इज रूटेड इन द अर्थ, जैसे कि पेड़ हो गए, श्रब्स हो गए, अर्ब्स हो गए। दूसरा है इम्बेडेड इन द अर्थ, जैसे कि बिल्डिंग के वॉल्स हो गए, दे आर इम्बेडेड इन द अर्थ। तीसरा इज अटैच्ड टू व्हाट इज इम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एनवायरनमेंट। तो परमानेंट बेनिफिशियल एनवायरनमेंट के लिए यदि कोई चीज अटैच है किसी ऐसे चीज से जो कि एम्बेडेड है, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके अलावा आपका मूवेबल इमूवेबल का डेफिनेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 का क्लॉज 6 दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 6। उसके अलावा आपका सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 दिया गया है, जिसमें कि आपका डेफिनेशन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का दिया गया है। तो इन तीनों डेफिनेशन को मिलाकर कोर्ट ने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल है या फिर मूवेबल। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी अपने आंसर में जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिखेंगे सो यू हैव टू राइट। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या, इज इट क्लियर नाउ? सर क्लियर आ रही है। ओके, सो ये तीनों डेफिनेशंस आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना होगा। उसके अलावा यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर। उसके 3 जो टेस्ट हैं उन टेस्ट को एक्सप्लेन करना होगा। ये सब आपको दुक्की में अवेलेबल है, वहां से आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट केस की अगर मैं बात करूं तो 2 इंपॉर्टेंट केस है जो कि डिफाइन करता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। पहला है आपका शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस, और दूसरा है आपका डंकेन्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये दोनों केसेस आपके इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक से सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, इट विल कम अटैच टू सम अदर टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर में कोई प्रॉब्लम है मूवेबल इमूवेबल के अंदर? इज देयर एनी डिफिकल्टी कोई टॉपिक में, बताइए। कोई डिफिकल्टी है? सर मोड ऑफ अटैचमेंट वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दें। मोड ऑफ अटैचमेंट का मतलब है कि किस तरीके से किस चीज से अटैच्ड है, मतलब कैसे अटैच्ड है।
अब अगर मैं आपको कहूं कि बिल्डिंग के ऊपर में, मैं टावर देखा होगा दिल्ली के बहुत सारे घरों में बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाते हैं, वो किस तरीके से अटैच्ड है? वो नट बोल्ट और उसके ऊपर में वो कंक्रीट यूज करके जो टावर है वो सेटअप करते हैं बिल्डिंग के ऊपर. सो यू सी दैट द मोड ऑफ अटैचमेंट इज टू मेक इट परमानेंट. द मोड ऑफ अटैचमेंट इज टू मेक इट परमानेंट. परमानेंट बनाने के पर्पस से उसको अटैच किया गया है. पूरा उस पे कंक्रीट पे पहले बनाया गया, उसके बाद फिर उसमें एक अटैचमेंट किया गया विथ नट एंड बोल्ट, और फिर उसके ऊपर फिर वो टावर जो है वो खड़ा किया गया है. सो दिस शोज दैट द मोड ऑफ अटैचमेंट इज टू मेक इट परमानेंट इन नेचर. तो इससे पता चलता है दैट द टावर इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी. उसी तरीके से फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि लेद मशीन लगाई रहती है बहुत सारे फैक्ट्रीज में. इंजीनियर जो होंगे उनको पता है लेद मशीन क्या होती है. लेद मशीन होती है ऐसी मशीन जिससे कि छोटे छोटे शेप्स जो है वो बनाए जाते हैं, काटे जाते हैं, वो सारी लेद मशीन होती है. तो लेद मशीन जो होती है ना, वो जमीन में नट बोल्ट से कसी हुई होती है. इससे ये पता चलता है कि उनका परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी जो है वहां पर रखी गई, इसीलिए वो क्या हो जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है. और यही चीज आपको जो डंकेन्स इंडस्ट्री लिमिटेड का केस है उसमें भी बताया गया था. सो इफ यू हैव नॉट रेड दैट केस, प्लीज रीड दैट केस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा था. ठीक है दिव्या? ओके. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज नोटिस. नोटिस आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से ही आप जब भी स्कूल में जाते थे तो नोटिस आता था कि कल जो है इस चीज की छुट्टी है ना? तो वो नोटिस का कैरेक्टर वहां जो था, यहाँ भी वही कैरेक्टर है. ठीक है. अब वहां मुझे एक बात आप लोग समझाइए. ये देखिए, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप ही लोग खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जब भी क्लासरूम के अंदर में टीचर या प्यून आकर कोई नोटिस बताता था या टीचर डिक्लेयर करती थी, वॉज इट मैंडेटरी कि आप उस वक्त नोटिस सुन रहे हैं? क्या ये मैंडेटरी होता था? नहीं होता था मैंडेटरी. आप कुछ और काम कर रहे थे, आप खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर टीचर ने क्लासरूम में क्लास के दौरान एक डिक्लेरेशन किया है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने सुना कि नहीं सुना, द नोटिस हैज बीन कंसिडर्ड एज टू बी सर्व्ड. ऐसा माना जाएगा कि नोटिस आपको हो चुकी है, जो भी टीचर ने कहा है, यू आर अवेयर अबाउट दैट. ठीक है. उसी तरीके से प्रॉपर्टी लॉ में भी जब भी किसी पर्सन से हम बातचीत करते हैं या फिर ट्रांसफर की बात होती है, तो वहां पर बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर कि पर्सन्स को पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी हुआ हो सकता है. ठीक है. तो नोटिस देने का दो तरीका है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आपका दो तरीका बताया गया है नोटिस देने का. पहला है आपका एक्चुअल नोटिस एंड द सेकंड वन इज योर कंस्ट्रक्टिव नोटिस. एक्चुअल नोटिस तो आपको पता है कि एक्चुअली आपने किसी को इन्फॉर्म कर दिया किसी चीज के बारे में, दैट इज द एक्चुअल नोटिस. लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसको डिफाइन करने के लिए 5 तरीके बताए गए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में. ये सेक्शन 3 के अंदर में डिफाइन किया गया है कि there are 5 ways by which a notice can be given in a constructive manner. Now when I say a notice can be given in a constructive manner, what does that mean? It means that it is not necessary to expressly convey that notice. Rather, just fulfilling certain conditions is sufficient for the notice to be served. नोटिस को सर्व करने के लिए कुछ कंडीशंस जो है वो सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ आपको एक्सप्रेसली करने की जरूरत नहीं होती है. अगर आप नोटिस के सेक्शन को उठाकर देखेंगे, यू विल फाइंड फ्यू वर्ड्स देयर. वहां पर कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे. जैसे पहला है विलफुल एब्सटेंशन, दूसरा है आपका ग्रॉस नेग्लिजेंस, तीसरा है आपका एक्चुअल पोजेशन, चौथा है रजिस्ट्रेशन और पांचवा है नोटिस टू द एजेंट. यानी ये 5 तरीके हैं जहां पर कि नोटिस कोर्ट मान लेती. दीज आर द 5 एरियाज जहां पर कि कोर्ट मान लेती है कि आपको नोटिस हो चुका है, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड. जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी आप प्रूव ना कर दें, तब तक कोर्ट यही मान के चलती है कि आपको नोटिस हो चुका है. अब ये 5 कंडीशन कैसे हैं? 5 कंडीशन ऐसे हैं कि पहला कहता है विलफुल एब्सटेंशन, मतलब आपने किसी को पीटा था, ठीक है, और आपको लग रहा है कि शायद उसने जाकर पुलिस में एफआईआर किया होगा. आपके पास एक कोर्ट से लेटर आता है
आप उस लेटर को लेने से मना कर देते हैं, बोलते हैं यहाँ इस नाम का कोई नहीं रहता है, इसको ले जाइए यहाँ से, मैं नहीं जानता हूँ किसके नाम का है। तो यहाँ पर यदि आपने उसको लेने से मना कर दिया है तो कोर्ट यही मानकर चलेगी दैट यू हैड द नोटिस कि उसमें क्या चीज लिखी हुई थी, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही आपने किसी को पीटा था और आपको भी अंदाजा था कहीं ना कहीं कि उसने जो है कोर्ट में केस किया होगा उस मेरे अगेंस्ट कि क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है मैंने, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यू आर अवेयर कि वो कंटेंट्स क्या है उस लेटर का। तो दिस मीन्स कि विलफुली यू आर abstaining yourself to accept it, but you know what is the contents of still आपका कोर्ट यही मानेगी दैट जो आपका नोटिस है वो सर्व हो चुका। कोर्ट इसी चीज को मान के चलेगी कि आपको नोटिस मिल चुकी है कि उस लेटर में क्या लिखा था। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि बात करता है विलफुल एब्सटेंशन। दूसरा पॉइंट जो है वो बात करता है ग्रॉस नेग्लिजेंस। मतलब अगर आपने कुछ ऐसी चीज की जो कि नहीं करनी चाहिए, मतलब इन दैट केस विलफुल एब्सटेंशन में तो मैंने बताया कि आपको पता था कि वो चीज क्या से रिलेटेड है, तो फिर वहां पर आपने मना कर दिया। बट इन द केस वेयर यू डू नॉट नो अबाउट द कंटेंट्स एक्चुअली, लेकिन फिर भी वो चीज आपको पता करनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव इंक्वायर्ड अबाउट इट। जैसे आप जाते हैं रेंट पर रूम लेने के लिए, अब वो प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको देता है, उससे पहले आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरा इंक्वायरी करें कि घर में पहले कौन रहता था, क्योंकि अगर उस घर में आपके रहने के समय पुलिस आ जाती है और आपको बोलती है कि तू ड्रग्स का धंधा करता है यहाँ पर, इस तरीके से बोलता है। क्यों ऐसा बोला भाई? क्योंकि इससे पहले उस जगह पर जो लड़का रहता था वो ये काम करता था, तो उसके लिए किसी ने कंप्लेंट कर दिया होगा कि इस एड्रेस पर ड्रग्स का धंधा हो रहा है। अब अगर आप वहां पर रह रहे हैं तो फिर वहां पर आप पकड़े जाएंगे, वो बंदा जो था वो भाग निकला वहां से, अब आप पकड़े गए। अब यहाँ पर नोटिस आपको जो है वो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? यहाँ पर भी कोर्ट मानेगा कि आपको नोटिस थी इस बात की कि ये जो घर है वो इससे पहले कौन रहता था और आपने जानबूझकर ये घर लिया है, इसीलिए वहां पर आप जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। ये नहीं कह सकते हैं आप कि मुझे तो पता ही नहीं था सर कि ये जो घर है इससे पहले कौन रहता था। सो ग्रॉस नेग्लिजेंस का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का है। यहाँ पर यू डू नॉट नो बट द एरर इज सो ग्रॉस, एरर जो आप करते हैं वो इतना ग्रॉस करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, आप घर लेते हैं जब कहीं भी, देन जनरली आप क्या देखते हैं कि घर की बिजली अच्छे से चल रही है, सारा पंखा कूलर ये सब चल रहा है। उसके अलावा आप कभी कभी ये भी चेक आपको करना चाहिए कि इस घर में जो वाटर सप्लाई आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि टंकी में कुछ मरा हुआ था या टंकी में कुछ ऐसा था जिससे कि आपका तबीयत खराब हो गया, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी तो फिर कहीं ना कहीं आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता करना चाहिए था कि भाई ये जो टंकी आ रहा है, ये जो पानी है इस टंकी के अंदर, तो इस टंकी में कहीं कुछ मरा हुआ तो नहीं है, साफ तो है ये टंकी। इस चीज की इंक्वायरी करनी चाहिए थी आपको, लेकिन आपने नहीं किया। तो इस तरीके के एरर को जो कि आपको करना चाहिए था, अगर आप नहीं करते हैं तो कोर्ट यही मानकर चलेगा दैट यू हैड द नोटिस कि सब कुछ सही था, उसके बाद ही आपने वो घर किराए से लिया है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो आपको की गई है लीज के लिए, रेंट पे के लिए, यू हैड द नोटिस कि पानी कहाँ से आता है, बिजली बिल जो है वो किस तरीके का है, आपका मीटर किस तरीके का लगा हुआ है, इन सभी चीजों का जो नोटिस है, इवन इफ यू हैवंट इंक्वायर्ड अबाउट इट, स्टिल द कोर्ट विल प्रिज्यूम कि आप जो है इस चीज को पहले से जानते थे। तो ये आपका ग्रॉस नेग्लिजेंस में आता है, दिस कम्स अंडर ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो ये फर्क होता है ग्रॉस नेग्लिजेंस और विलफुल एब्सटेंशन में। ग्रॉस नेग्लिजेंस में यू आर कंप्लीटली अनअवेयर बट यू शुड हैव इंक्वायर्ड अबाउट इट। अगर आप इंक्वायर नहीं करते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन विलफुल एब्सटेंशन में यू समवेयर और द अदर नो कि वो क्या चीज से रिलेटेड है, बट फिर भी जानबूझकर रियलिटी से अपना मुंह आप घुमा लेते हैं। ठीक है, सो दिस आर द टू थिंग्स। तीसरा चीज है आपका एक्चुअल पोजेशन। कोई घर पर आप जाते हैं, कोई घर आपको बेच रहा है, ठीक है। अब जब घर वो बेच रहा है तो उस समय उस घर में पहले से कोई रह रहा है, ठीक है।
आपको वो कहता है जिसका घर है, मतलब जो आपको घर बेच रहा है, वो कहता है आपको कि ये घर जो है मेरी है और ये आपका इतने में मैं बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदेंगे? आप बोलते हैं हाँ ठीक है मैं खरीदना चाहता हूँ। आप वहां पर चेक नहीं करते हैं कि उस घर में कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ठीक है? जब आप घर पैसा दे देते हैं, उसने उस घर को ट्रांसफर भी कर दिया, फर्जीवाड़ा जो भी वो करना था कर दिया आपके नाम पर। अब आप जब गए अपने घर का पोजेशन लेने, आप देखते हैं कि इस घर में तो फैमिली रह रही है पहले से। आप पूछते हैं कि आप लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, ये घर तो मैंने खरीदा है, आप लोग प्लीज अपना सामान यहाँ से ले जाइए। वो कहता है कि तुम कौन हो भाई, ये घर मेरा है, तुमको इस घर को किसने बेच दिया? तो इस सिचुएशन में आपका कोर्ट में यदि आप केस कर देंगे कि ये घर का पोजेशन मेरा है और मैंने इस घर को खरीदा है, तो कोर्ट आप ही से पूछेगा कि जब आप घर ले रहे थे तो आपने एक बार भी चेक किया था कि घर आपके खाली है या कोई रह रहा है पहले से? आप कहेंगे कि नहीं मैंने नहीं चेक किया था, तो कोर्ट कहेगी कि आपको चेक करना चाहिए था, ये आपकी गलती है कि आपने चेक नहीं किया। ऐसे राह चलते लोग आपको बेवकूफ बना देंगे, तो भले ही वो क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं, लेकिन इसमें उस पर्सन की क्या गलती है जो कि एक्चुअली उस घर का ओनर है या एक्चुअली उस घर के पोजीशन में है? उस पर्सन की कोई गलती नहीं है। सो ये आपका एक्चुअल पोजीशन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी कोर्ट जो है आपका आपको ही गलत ठहराएगा। दूसरा सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक घर है, उस घर में 4-5 कमरे हैं। अब वो 4-5 कमरे आपके किराए पर मैंने दे रखे हैं और जो पर्सन मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने वो घर किसी को बेच दिया, ठीक है? अब जब मैंने घर बेच दिया तो फिर जिस पर्सन ने उस घर को खरीदा, उसको ऑप्शन था कि उसे जाकर पूछना चाहिए था सारे पोजेसर से कि ये घर जो है किसका है भाई? क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है जिसका ये घर है, इसने पहले से ही उस घर के एक कमरे का सौदा करके रखा था कि ये जो कमरा है ये मैं तुमको दे देता हूँ, खर मतलब तुम मेरे से खरीद लो ये कमरा, क्योंकि उसने बोला था कि मैं ये अब खरीदना चाहता हूँ। तो उसने बोला था ठीक है, एग्रीमेंट हो गया था उनके बीच। लेकिन अगर उसके बाद वो किसी और को बेच देता है वो घर, यानी जिसका वो घर जिसका वो घर था, अगर वो किसी और को बेच देता है, देन इन दैट केस वहां पर किसकी गलती होगी? जिस पर्सन ने नया खरीदा है या फिर जिस पर्सन ने झूठ बोलकर बेचा है, किसकी गलती होगी? या फिर वो पर्सन जिसको कि एक्चुअल पोजीशन में जो था, किसकी गलती होगी ये सर बताइए? जिसने खरीदा बायर। वैसे तो देखिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जिसने खरीदा है उसकी गलती है, लेकिन जो आपके केस लॉज है ना आपके सिलेबस में, उसमें क्या लिखा है कि इट इज नॉट पॉसिबल। म्यूट म्यूट कर लीजिए रुचि। हाँ रुचि आप म्यूट कर लीजिए। क्यों, क्या काम आ गया? तो जो आपका पोजेसर है, यानी जिसके पोजेशन में है, उसके साथ तो पहले से ही एग्रीमेंट करके रखा है, लेकिन जो नया परचेजर है उसको तो नहीं पता है इसके बारे में। तो इस तरीके का केस जब कोर्ट में आया तो कोर्ट ने क्या कहा, that it is not possible for every person, it is not possible for the purchaser to go and ask every renter of that house क्या ये आपका है। एक जनरल ओवरव्यू लेने के लिए समझ में आती है कि एक जनरली एक दो लोगों से बात कर ली, पूछ लिया कि ये घर किसका है, लेकिन हर एक रेंटर के पास जाकर आप पूछते हैं नहीं चलेंगे कि ये रेंट, ये घर आपका है, ये घर आपका है, ये घर आपका है, या ये घर किसका है। कोर्ट ने ऐसा कहा था और ये बात सही भी है, लेकिन वैसा सिचुएशन तब आता है ना जब आपका बहुत सारे किराएदार होते हैं। अगर एक या दो किराएदार है तो फिर यहाँ पर जो परचेजर है उसको पूछना चाहिए था कि ये जो घर है ये आपके नाम पर है कि ये जो पर्सन इसके नाम पर है, और ये घर मैं खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके की बात उसको पूछनी चाहिए अगर कम किराएदार है। और अगर ज्यादा किराएदार है तो कोर्ट ने ये कहा कि हर किराएदार से पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो जो आपके नोटिस के टॉपिक में केसेस हैं वो एक्चुअली में इसी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर केसेस हैं, 2-3 केसेस आपके इसी के ऊपर हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बिल्कुल आएगा और इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, एक्चुअल पोजीशन वाला आर्गुमेंट्स और पॉइंट्स आपको बुक से लिखने से मिल जाए। यस सत्यम। अगर वो एग्रीमेंट कर रखा होगा जो माइनर पोजीशन में है करने, तो पहले वाले हाँ एग्रीमेंट कर रखा था, उसके बाद क्या बस हाँ परफॉर्मेंस करवा सकता है?
नहीं तो एग्रीमेंट कर रखा होगा तो मालिक को भी तो पता था ना कि एग्रीमेंट कर रखा है, तो उस सिचुएशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां भी हर रेंटर से जाकर पूछने का जो है ये नहीं है कि हर रेंटर से जाकर वो पूछेगा। एग्रीमेंट के केस में भी वो जो पर्सन है जिसने बाद में खरीदा है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। ये जो नुकसान है ये पूरा का पूरा जो है रेंटर को ही चुकाना पड़ेगा, ये जो आपका मालिक है जिसने बेचा है उसी को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्चुअल पोजीशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। दैट इज वेरी इजी कि अगर किसी घर का रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो उस सिचुएशन में माना जाएगा कि आपको उसमें जो भी टर्म्स लिखा गया है, रजिस्ट्रेशन की जो डिग्री है, जो डीड है, उसमें जो भी लिखा गया है, यू आर अवेयर अबाउट इट। आपको उसमें लिखी गई हर चीज का नोटिस है। जैसे आप लोग गूगल जीमेल वगैरह बनाते हैं अपना ईमेल आईडी, वहां पर आप लोग टिक करते हैं ना, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जैसे ही आप वो टिक करते हैं मतलब अब आपका जो गूगल है वो ये मान लेता है कि आपने सारा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिया, इवन इफ यू हैवंट रेड इट, बट स्टिल it is assumed that you have read each and every term and condition properly and you have consented to every each of them। हर किसी को आपने कंसेंट दे दिया है, तभी जाकर आपका वो वही आपका नोटिस बन जाता है कि अगर रजिस्ट्रेशन है किसी चीज का तो ये माना जाता है कि जिस पर्सन ने भी रजिस्ट्रेशन डीड साइन किया है ही इज अवेयर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द रजिस्ट्रेशन डीड। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। तीसरा है नोटिस टू द एजेंट, चौथा है सॉरी पांचवा है नोटिस टू द एजेंट। नोटिस टू द एजेंट का मतलब है कि अगर आपका कोई एजेंट है और उस एजेंट को यदि कोई कुछ इन्फॉर्म करता है तो मान लिया जाता है कि जिस पर्सन का वो एजेंट है उस तक न्यूज जो है वो पहुंच चुकी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस पर्सन ने आप तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, लेकिन माना यही जाएगा कि उस पर्सन तक आपकी न्यूज पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आपके पास वो न्यूज नहीं पहुंची है, देन इन दैट केस यू हैव टू प्रूव इन द कोर्ट कि जो आपका एजेंट है उसने आपके साथ फ्रॉड किया है। तभी जाकर आप ये प्रूव कर पाएंगे कि आपके पास नोटिस नहीं पहुंची थी। अदरवाइज द कोर्ट विल प्रिज्यूम कि आपको उस चीज की नोटिस थी। तो ये आपका नोटिस है। इससे रिलेटेड जो केसेस हैं अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें आपका 4 केसेस हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और टॉपिक जिससे कि क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में वो है आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आस्क्ड फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन, और कभी कभी ग्रॉस नेग्लिजेंस या बिल्कुल एब्सेंट से भी पूछ सकते हैं। बट when it asks you about the constructive notice, तो इससे रिलेटेड अगर आप बुक में खोल के देखेंगे तो आपको ये पांचों पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। वहां से आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं और इन केसेस को आप फिर उनके साथ अटैच करके आंसर लिख सकते हैं। नोटिस के अंदर कोई प्रॉब्लम? नोटिस समझ में आया किस चीज को कहते हैं? यस सर। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। अब देखिए मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल। कुछ इसमें आपको एक चीज तो समझ में आती है ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पर्पस है कि वो प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन के पास है ना, वो घूमते रहे पूरे सोसाइटी में इधर से। तो इन दैट केस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आखिर हम कहेंगे किसे, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं जान पाएंगे तो फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन, हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसीलिए आपका सेक्शन 5 एक्सप्लेन करता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द मूवमेंट, द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन्स। जो लिविंग पर्सन्स है उनके बीच में ट्रांसफर जो है वो हो सकता है। किसी भी पर्सन जो कि डेड पर्सन है, मृत पर्सन है, या फिर ऐसा पर्सन जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है इस दुनिया में, उसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। नाउ लेट मी टेल यू दैट दिस इज द जनरल रूल ऑफ ट्रांसफर कि आपका लिविंग पर्सन्स के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है लैटिन के अंदर, इंटर विवोस। इंटर मतलब आपस में, विवोस मतलब लिविंग पर्सन्स। सो लिविंग पर्सन्स के आपस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है वो होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ लिविंग पर्सन का मतलब ये नहीं है कि नेचुरल लिविंग पर्सन्स। लिविंग पर्सन्स ऑल्सो इंक्लूड juristic persons, living persons also include legal persons, that is your organizations। juristic person मतलब कि जो आपके कमिटी वगैरह होती है जिनको कि कोर्ट ने juristic person की उपाधि दे रखी है। तो वैसे सारे जो
लोग हैं जो कि लिविंग पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, वो आपके सिर्फ उनके बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर बिटवीन डेड पीपल, डेड पर्सन या कोई आदमी मर गया है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये आपका यही कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी डन ओनली बिटवीन द लिविंग पर्सन्स, ठीक है, और टू हिमसेल्फ, या तो आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप खुद को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि खुद को कैसे ट्रांसफर करेंगे? खुद को ट्रांसफर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक ट्रस्ट खोल लीजिए और उस ट्रस्ट में आप इकलौते मेंबर हैं। तो आपने वो प्रॉपर्टी जो आपकी थी आपने उस ट्रस्ट के नाम कर दी और उस ट्रस्ट में इकलौते आप ही मेंबर हैं। सो इनडायरेक्टली यू आर द ओनली पर्सन in that trust and therefore you have transferred your property to yourself only. आप अपने आप को ही प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली ट्रांसफर की है। नाउ व्हाई दिस इज डन? दिस इज डन टू सेव टैक्स। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं ना जो आपके बच जाते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा जो है आपकी जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आप अपने आप कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। ये सब चीजें आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि अपने आप को ट्रांसफर करने का मतलब है कि या तो आपने ट्रस्ट बना दिया या फिर आपने कोई संस्थान खोल ली अपने नाम से। तो इस तरीके से आप अपने आप को भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 के अंदर बस इतनी सी बात कही गई है जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको बस डेफिनेशन पूछ सकता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो उसके लिए आपको सेक्शन बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है और इसके अलावा केसेस पूछते नहीं है इससे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 6A एंड सेक्शन 43, दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। अब देखिए व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड का मतलब ये है कि आखिर क्या हम हर तरीके की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं? मतलब व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका कि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते? ये चीज आप पढ़ेंगे सेक्शन 6A और सेक्शन 43 के अंदर। सेक्शन 6A एंड सेक्शन 43 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट दे आर डिस्टिंक्ट। वो बस रिलेटेड है लेकिन वो एक दूसरे को इन्फ्रिंज नहीं करते। सेक्शन 6A सिंपली इतना ही कहता है कि यदि 3 तरीके की कैटेगरी है आपकी तो उस सिचुएशन में आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहली जो कैटेगरी है वो कहता है एयर अपैरेंट, यानी कि आपके फादर हैं और आपको पता है कि फादर के बाद प्रॉपर्टी आपके पास आनी है, अभी आई नहीं है, आपको आनी है, और अपने फादर के मरने से पहले ही यदि आप उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं इस उम्मीद पर कि ये प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलनी है, in that case that is not allowed. You cannot transfer that property. It means that when you are an heir apparent, अगर आप उत्तराधिकारी है, लग रहा है आपको कि आप उत्तराधिकारी हैं उस प्रॉपर्टी का, लेकिन क्योंकि वो सेपरेट प्रॉपर्टी है इसीलिए अभी आप उसके ओनर बने नहीं हैं, सो इन दैट केस इफ यू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी दैट इज वॉइड, वो आप उसका ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, ठीक है। सेकंड है आपका इसी में सिचुएशन की अगर वो लेगेसी है आपकी और आपको लग रहा है कि वो मिल सकती है आपको, वो लेगेसी थी लेकिन अभी मिली नहीं है आपको, आपको लग रहा था कि वो मिल जाएगी, देन इन दैट केस वहां पर आप उस प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तीसरा है ऑफ सिमिलर काइंड। सिमिलर काइंड का मतलब ये है कि आपने एक लॉटरी खरीदा है, ठीक है। अब लॉटरी खरीदा है तो आपको लग रहा है कि लगता है लॉटरी में जीत जाऊंगा क्योंकि सारे संकेत जो है वो यही दिखा रहे हैं कि मैं लॉटरी जीत जाऊंगा। अब आप उसके ऊपर किसी पर्सन से उधार ले लेते हैं, यार मैं ये लॉटरी तुम रखो और जब मैं तो जीत ही जाऊंगा और तुम इसके बदले मुझे कुछ जमीन जायदाद दे दो, है ना। तो इस सिचुएशन में भी अलाउड नहीं है, इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि अभी आपके नाम वो हुआ नहीं है। तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है इन 3 कंडीशंस को देखकर कि जब तक आप किसी प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर नहीं बनते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी के, तब तक आप किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप इसको आप रिलेट करें अपने हिंदू लॉ से, सो देयर यू विल सी कि आपका सेक्शन 30 ऑफ द सक्सेशन एक्ट कहता है कि आप अपने फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट का, यानी आपका जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उसको आप विल के तौर पर बनाकर ले सकते हैं, यानी कि उसको ट्रांसफर आप कर सकते हैं विल के तौर पर, ये लिखा गया है उसमें। बट वहां पर और यहाँ पर फर्क है। कैसे?
वहां पर आप जो प्रॉपर्टी का विल के तौर पर लिख रहे हैं कि आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां पर वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, मतलब वहां पर आपका अधिकार है कि आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेपरेट प्रॉपर्टी की। सेपरेट प्रॉपर्टी में आपका कोई अधिकार नहीं होता है, आपको बस लगता है कि मिल जाएगा। अगर वो किसी और को दे दिया तो आप उसको उस पर उंगली नहीं उठा सकते कि कैसे दे दिया, उस पर तो मेरा अधिकार था, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। तो इसीलिए यहाँ पे आपका सेक्शन 6A के अंदर एक डॉक्ट्रिन है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर आंसर, स्पेस सक्सेसियोनिस। स्पेस सक्सेसियोनिस, दिस इज द लीगल मैक्सिम जो कि बताता है कि अगर आप हेयर अपेरेंट है या लेगेसी आपको मिलने वाली है या सिमिलर काइंड का अगर कुछ है, तो इन दैट केस यू कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो ये आपका सेक्शन 6A है। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पर्सन है उसको पता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ही नोज दैट दिस प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू मी। ठीक है। अब हम जब सेक्शन 43 पर आएंगे, वहां पर आपको सेम चीज मिलेगी, मतलब ऑलमोस्ट सेम। इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था। जो आपके केस लॉ है ना, 2 केस लॉ इसी डाउट के ऊपर बेस्ड है कि सेक्शन 6A विशिएट्स सेक्शन 43। वो सेक्शन 6A और सेक्शन 43 एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर किया दैट दे आर नॉट विशिएटिंग एनीबॉडीज इफेक्ट। किसी के भी इफेक्ट को विशिएट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है। सो इन दैट केस अगर आप सेक्शन 43 उठाकर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें लिखा है सेक्शन 43 में कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देते हैं, यदि आप किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देते हैं और उस वक्त वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, देन इन दैट केस आपने जो ट्रांसफर किया था पहले, अब वो आपको निभाना पड़ेगा। अब आप वो नहीं कह सकते हैं कि यार जब मैंने ट्रांसफर किया था उस वक्त तो ये मेरी नहीं थी। दिस इज योर सेक्शन 43। यहाँ पर 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं, फ्रॉड्यूलेंटली एंड एररलेसली। यानी कि सेक्शन 6 से क्या कहता है कि यू नो कि प्रॉपर्टी जो है वो आपकी है, ठीक है, आपकी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है सेक्शन 43 के अंदर कि आपको वो प्रॉपर्टी या तो आपने फ्रॉड्यूलेंटली ट्रांसफर की है, और या फिर एक और वर्ड यूज करता है एररलेसली, मतलब इफ यू डू नॉट नो वो प्रॉपर्टी आपकी है और आप ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वो बाद में आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो फिर आप मुकर नहीं सकते हैं कि आप बोल दें कि मैं उस वक्त जब ट्रांसफर किया था तो ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी। तो इसीलिए सेक्शन 43 सेक्शन 6A से अलग है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड्यूलेंटली या एररलेसली प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये कि एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया, फ्रॉड्यूलेंटली ही किया या एररलेस नहीं किया, एरर में किया, इवन इट डजंट मैटर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर को आपको अब फुलफिल करना पड़ेगा अगर फ्यूचर में चलकर आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं तो ये आपका सेक्शन 43 है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में चलकर वो पर्सन उसका ओनर बन जाना चाहिए। अगर वो पर्सन नहीं बनता है तो सेक्शन 43 विल नॉट बी एप्लीकेबल। वो नहीं कह सकता है कि मुझे दे दे प्रॉपर्टी, मैंने तो पैसा दे दिया है। हाँ, एक और चीज कंसिडरेशन होना चाहिए, जिस भी पर्सन को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है यू मस्ट टेक कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपको होना चाहिए, तभी जाकर सेक्शन 43 जो है वो लगता है। ठीक है। इसीलिए सेक्शन 43 जो डॉक्ट्रिन है जिसके ऊपर बेस्ड है उसको कहते हैं फीडिंग द ग्रांट ऑफ स्टॉपल। फीडिंग ऑफ ग्रांट बाय स्टॉपल, ये डॉक्ट्रिन का नाम है, फीडिंग ऑफ ग्रांट। यानी कि जो ग्रांट आपने दिया है उसको अब आपको फीड करना पड़ेगा, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा बाय स्टॉपल। यानी कि अब आपको रोक दिया जाएगा कि आप मुकर नहीं सकते हैं, और अब आपको जो भी आपने ग्रांट किया है उसको फीड करना पड़ेगा, मतलब उसको फुलफिल करना पड़ेगा। सो दिस इज द मैक्सिम जिसके ऊपर आपका सेक्शन 43 बेस्ड है। सो यहाँ पर देखिए डिफरेंस, अगर आप देखिए सेक्शन 6A और सेक्शन 43 में, तो सेक्शन 6 से बस यही कहता है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, और प्लस आपको वहां पर पता होता है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन सेक्शन 43 कहता है कि फ्रॉडुलेंटली कर रहे हैं या फिर एररलेसली कर रहे हैं, डजंट मैटर, वहां पर अगर आपने सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर कर दिया है तो फिर अब आप मुकर नहीं सकते हैं यदि फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है तो ये सारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 43 के विच यू विल राइट इन योर आंसर। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर। सेक्शन 6A और सेक्शन 43 आपका क्लियर है, इज इट क्लियर?
यस सर, क्लियर। ठीक है। नाउ इसके बाद आपका यहाँ पर एक और चीज है कि जो लास्ट पैराग्राफ है सेक्शन 43 का, वो ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसने उस प्रॉपर्टी को एररलेसली या फ्रॉडुलेंटली किसी को ट्रांसफर कर दिया और पैसा भी ले लिया, ठीक है। अब जब वो प्रॉपर्टी उसके पास आ गई, उस वक्त उसने वो प्रॉपर्टी अब किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। देन इन दैट केस जो नया ट्रांसफरी है, उस ट्रांसफरी का क्या होगा? उसका तो पैसा चला जाएगा ना। इसी के लिए आपका ये रूल बनाया गया है कि यहाँ पर जरूरत नहीं है कि उसको नोटिस हो। मतलब जो भी नया ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी मतलब जिसको प्रॉपर्टी दूसरी बार अपनी पोजेशन में आने के बाद, ओनरशिप में आने के बाद जिस पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका अगला लास्ट पैराग्राफ में ये कहा गया है कि यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि उसको नोटिस थी, ये नहीं माना जाएगा कि उसको नोटिस थी। अगर आप सेक्शन 43 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, वहां पर आपको ये स्टेटमेंट लिखा मिलेगा। आप लोग सेक्शन 43 पर पहुंचिए जरा। सेक्शन 43 का लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है? दैट वेयर nothing in this section shall impair the rights of the transferees in good faith for consideration without notice of the existence of the said option। यहाँ पर यह कहता है कि अगर कोई पर्सन ने गुड फेथ में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो फिर उसका कोई भी राइट, उसका कोई भी राइट इम्पेयर नहीं होगा, सिर्फ ये बोलते हुए कि उस पर्सन को तो नोटिस करनी चाहिए थी, उस पर्सन को पता करना चाहिए था, उसने क्यों नहीं पता किया। तो सिर्फ ये बोलकर उसका जो राइट्स है वो इम्पेयर नहीं होगा। ये आपका दूसरा पैराग्राफ कहता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? इज इट क्लियर? यस, ओके। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब जो है अगला टॉपिक जो कि है हम लोगों सर का। फिर हाँ बोलिए। सर अगर दूसरी बार भी प्रॉपर्टी किसी और को दे दिया तो फिर उसको मिलेगी या पहले जो फ्रॉडुलेंटली जिसको दे रखा था उसको मिलेगी? पहले 43 जिसको में दे रखा है ना, पहले जिसे दे रखा है प्रॉपर्टी उसकी होगी। यदि वो मना कर देता है तो फिर जो सेकंड वाला है उसको मिलेगा। लेकिन जो सेकंड वाला है, मान लीजिए पहले वाले ने बोला कि अब तो प्रॉपर्टी तुम मुझे दे दो, ठीक है, और वो ले भी लेता है। अब इस पर्सन ने जो सेकंड वाले के साथ फ्रॉड किया है ना, इसके लिए या तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा या फिर उसको कुछ कॉम्पनसेशन जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसी के लिए आपका दूसरा पैराग्राफ बनाया गया है कि सेकंड वाला जो है उसके लिए ये लॉ नहीं लगेगा कि उसको तो पहले से पता करनी चाहिए थी कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये लॉ नहीं लगेगा उसके ऊपर। मतलब नोटिस का जो लॉ है ना, वो नहीं लगेगा उस ट्रांसफरी पर जो कि गुड फेथ में कंसिडरेशन दिया है किसी पर्सन को, सेक्शन 43 के अंदर, ठीक है। बोनाफाइड ओनर जो है, बोनाफाइड परचेजर नॉट ओनर। तो इसमें दो केसेस हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा कि इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। तो ये आपका हो जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का 5वां चैप्टर का समापन। अगला जो टॉपिक है वो है कंडीशनल ट्रांसफर। अब अभी तक आपने जनरल रूल्स पढ़ा होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो जाती है एब्सोल्युटली। दिस इज द जनरल रूल दैट द प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड एब्सोल्युटली। कोई भी प्रॉपर्टी हमेशा एब्सोल्यूट ट्रांसफर होती है। लेकिन हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमें बताता है कि दिस इज नॉट द केस, दैट इज द जनरल रूल। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस अंडर व्हिच द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड विद सर्टेन लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस। इसके लिए दो सेक्शन है आपके, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 10 कहता है कि प्रॉपर्टी जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, यदि आप उसको ट्रांसफर करते हैं देन इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड एब्सोल्युटली। पार्शियली नहीं आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उसी का जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि दो सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर्टी को पार्शियली ट्रांसफर किया जा सकता है। व्हाट आर दोस टू सर्कमस्टांसेस? पहला सर्कमस्टांसेस है कि जो लेसर है, नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेसर एंड लीजी। लेसर मतलब जिसने प्रॉपर्टी लीज पर दिया है, और लेसी मतलब जिसने लीज पर लिया है। तो अगर लेसर है, लेसर ने कोई प्रॉपर्टी लीज पर दी है,
तो वो उसके ऊपर कंडीशन लगा सकता है कुछ, एब्सोल्युटली ट्रांसफर वो नहीं करेगा, वो कंडीशन लगा सकता है कि आप इसको इसी तरीके से यूज करिएगा। कंडीशन लगाने का मतलब ये होता है कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो फिर आप उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स दे देते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को जैसे मन तोड़ भी सकता है, जैसे मन उसको बर्बाद कर दे, चाहे जो करना है, वो उसका ओनर हो चुका है, जो चाहे उसके साथ करे। लेकिन अगर हम कंडीशनल ट्रांसफर की बात करें तो वहां पर जो चाहे वो नहीं किया जा सकता है। सो जो कंडीशन आप लगाते हैं, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस दीज कंडीशंस आर वैलिड, और वही आपका रीजन बनता है कि द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड कंडीशनली। ठीक है, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन डन कंडीशनली। सो यहाँ पर क्या है कि लेसर जो है, यानी मान लीजिए कि आप किसी क्वार्टर में रहते हैं, आपने कंपनी के साथ में लीज एग्रीमेंट साइन करके रखा है कि 90 इयर्स के लिए ये मेरे पोजेशन में रहेगा, मतलब मैं लीज पर इस क्वार्टर को लेता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि अब उस घर के अंदर आप 90 इयर्स के लिए रह रहे हैं, तो आप उस घर के अंदर कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। ऐसा कंडीशन लगा देता है अगर लेसर कि आप उस घर के अंदर कुछ तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही आप यूज करिए, लेकिन 90 इयर्स तक आप यूज कर सकते हैं। देन इन दैट केस दिस कंडीशन व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड इज नॉट restriction within the meaning of section 10। सेक्शन 10 के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन जो है ये वैलिड है, क्योंकि ये लेसर के राइट्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेसर का जो एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी का जो राइट्स है उससे रिलेटेड, यानी जो लेसर है उसके राइट से रिलेटेड है कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है और वो उस प्रॉपर्टी को नहीं चाहता है कि वो इस हिसाब से यूज हो, इसीलिए वो उस प्रॉपर्टी को एक कंडीशन लगा देता है कि आप अपने हिसाब से इस प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ नहीं कर सकते। दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर, यानी अगर लेसर के बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है देन दैट कंडीशन इज वैलिड। अगर कोई कंडीशन लगाया गया है तो दैट कंडीशन विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर इज वैलिड कंडीशन। दूसरा है इसमें कि अगर कोई विवाहित लड़की है, उसकी शादी हो रही है और उसको यदि आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर आप कंडीशन लगा सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि जब लड़की शादी करके जाती है ना, तो वो बहुत सेंटिमेंटल और इमोशनल होती है, उस समय वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर ना कर दे इमोशन में आकर, इसीलिए ये क्लॉज जो है वो लगाया गया है कि आप उस सिचुएशन में कंडीशन लगा सकते हैं सो दैट द गर्ल डू नॉट ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ इमोशन, इसीलिए वो किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि किस कल्चर में लड़की की शादी हो रही है, क्योंकि आपका जो सेक्शन है वो यही कहता है कि लड़की जो है वो हिंदू नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेक्शन 10 देखेंगे तो उसमें 3 तरीके की लड़कियों के बारे में लिखा है कि वो नहीं होनी चाहिए। पहले हिंदू नहीं होनी चाहिए, दूसरी मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। यानी इनके अलावा जितनी भी लड़कियां हैं उनके शादी में आप कंडीशन लगा सकते हैं, दैट डजंट मैटर, लेकिन इन तीनों कैटेगरीज में आप कंडीशन नहीं लगा सकते। तो ये आपका सेक्शन 10 कहता है। सेक्शन 11 ये कहता है कि यदि आपका कोई प्रॉपर्टी है उसका आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी में आप खुद भी रह रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के दौरान आप कंडीशन लगा सकते हैं। कैसा कंडीशन? ऐसा कंडीशन लगा सकते हैं जिससे कि आप जो अपनी प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कर रहे हैं वो आप करते रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी प्रॉपर्टी है, 2 घर है आपके एक ही एरिया में, एक ही कंपाउंड में। अब क्या है कि दोनों घर जो है आपने कभी बनाए थे, है ना, एक साथ बड़ी फैमिली थी रहने के लिए, लेकिन आपकी फैमिली अब छोटी हो गई है, तो एक जो घर है वहां पर कोई नहीं रहता है, आपने वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दी, है ना, लीज पर दे दिया। अब आपने उस लीज एग्रीमेंट में कंडीशन लगा दिया कि यहाँ पर ये जो घर मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, आप इस घर का जो ड्रेनेज है उसकी साफ सफाई करवाते रहेंगे। ठीक है, नाउ दिस कंडीशन विच आई हैव इम्पोज्ड, व्हाई आई हैव इम्पोज्ड, बिकॉज द ड्रेनेज विच इज देयर इज कॉमन फॉर हिम एंड मी। जिसको मैंने लीज पर दिया है उसके लिए और मेरे लिए, दोनों ही लोगों के लिए कॉमन ड्रेनेज है, और यदि वो उस ड्रेनेज का साफ सफाई नहीं करवाता है देन इन दैट केस मैं अपना जो प्रॉपर्टी है उसका एंजॉयमेंट नहीं कर पाऊंगा ठीक से। तो इसीलिए सेक्शन 11 ये कहता है दैट इफ द प्रॉपर्टी इज इन द सेम कंपाउंड, ठीक है, अगर वो पार्ट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी है एंड यू आर गिविंग इट टू समवन, then in that case you can impose a condition
which helps you to enjoy your part of the property. आपका जो प्रॉपर्टी का पार्ट है उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अगर आपको वो अलाउ कर रहा है या होने दे रहा है, तब वैसा कंडीशन आप लगा सकते हैं. सो दिस इज योर सेक्शन 11. सेक्शन 11 इतना ही कहता है. आप यदि क्वेश्चन पेपर उलट के देखेंगे ना आपका सेमेस्टर एग्जाम का, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आया था. ठीक है, अगर आपने देखा है इस टॉपिक के क्वेश्चन, किसी ने भी अगर क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. हैव यू फर्स्ट सीन? क्वेश्चन था भैया. हाँ ना, थर्ड क्वेश्चन, यस फर्स्ट सर. क्वेश्चन. हाँ, फर्स्ट था. तो प्रॉपर्टी लॉ के अंदर कॉमन सेंस देखिए हर जगह काम आ रहा है. यार मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इस पे कंडीशन क्यों ना लगाऊं, लेकिन कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि वो किसी और के राइट्स का हनन न कर ले. क्योंकि प्रॉपर्टी जब भी ट्रांसफर होती है तो प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, प्रॉपर्टी के साथ कुछ राइट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं. और वो राइट्स ऐसे होते हैं सच एज एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, सच एज डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी इस प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज कर सकते हैं अपने हिसाब से. तो इस तरीके से आप जो है कंडीशन लगा दें. ठीक है. हाँ सर एक बार पार्शियल रेस्ट्रेंट एक्सप्लेन कर दिया सर, कि जो आता है ना कि एक स्पेसिफाइड पर्सन को नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड कम्युनिटी को नहीं कर सकते. अच्छा, देखिए पार्शियल रेस्ट्रेंट का मतलब ये है, सुनिए. हाँ, पार्शियल रेस्ट्रेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की किसी को, और मैंने ट्रांसफर करने के समय एक कंडीशन लगा दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं ट्रांसफर तो कर रहा हूं, लेकिन जब आप इस प्रॉपर्टी को किसी और को बेचिएगा तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को आपको मेरी वाइफ को ऑफर करना होगा, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपए में. प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल कीमत है वो है 10 करोड़, लेकिन आप मेरी वाइफ को ये प्रॉपर्टी सिर्फ 10,000 रुपए में ट्रांसफर करिएगा. अब ये जो कंडीशन लगाया गया है, दिस कंडीशन इज नॉट अ पार्शियल कंडीशन, दिस इज एन एब्सोल्यूट कंडीशन. व्हाई? बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूटली रेस्ट्रिक्टिंग मी. कैसे एब्सोल्यूटली रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है. ये कह रहा है कि मुझे वाइफ को देना ही देना है, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपए में. अब मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. तो इस तरीके का कंडीशन एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन होता है, एंड दिस इज नॉट अलाउड. लेकिन अगर वही मैं कंडीशन लगा दूं कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर तो कर रहा हूं, लेकिन जब आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहेंगे तो इसे आप सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर को ही बेच सकते हैं. नाउ इन दैट केस दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट कंडीशन. व्हाई? बिकॉज नाउ आई हैव द ऑप्शन. फैमिली मेंबर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इन दैट केस आई हैव एन ऑप्शन कि मैं उस फैमिली में से किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ. सो दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट कंडीशन, रादर दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन, दिस इज अ पार्शियल रेस्ट्रिक्शन. मतलब ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास. यदि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, देन इन दैट केस दैट इज एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन. बट इफ आई हैव ऑप्शन, देन दैट इज योर पार्शियल रेस्ट्रिक्शन. अब क्लियर हुआ? मतलब ये प्रॉपर्टी को डीवैल्यू नहीं करना है, यानी हम बेच एक कम्युनिटी को या कुछ स्पेसिफिक पर्सन को बेच सकते हैं. यानी आपके पहले वाले एग्जांपल में सर अगर सिर्फ ये रहता है कि तुमको मेरी वाइफ को ही बेचना है, तो वो पार्शियल होता है या एब्सोल्यूट होता है? नाम आप कुछ भी रख लो, वो एब्सोल्यूट होता. वो एब्सोल्यूट होता ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, आपकी वाइफ को देना ही देना है. पैसे से रिलेटेड नहीं है, डी वैल्यू से रिलेशन नहीं है. रिलेशन इस बात से है कि ऑप्शंस होने चाहिए मेरे पास. ठीक है. ओके, तो ये आपका टॉपिक था कंडीशनल ट्रांसफर. इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं. अच्छा, इसमें केसेस मैं बता दूं आपको कौन कौन से केसेस हैं. इसमें एक और चीज आप लोग याद रखिए, वो है ये कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं और आपने उसमें कंडीशन डाल दी है कि दिस प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली विद इन अ पर्टिकुलर क्लास, then in that case that is a partial restriction, that is not an absolute restriction. Why? Because options है वहां पर. जैसे आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किए हैं, आप पारसी समाज के हैं, और आप कंडीशन लगा देते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को जब भी बेचेंगे तो आपको सिर्फ पारसी को ही बेचना होगा. अब ये कंडीशन एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना पारसी के फॉर्म में. सो दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट कंडीशन, दिस इज अ पार्शियल कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन. तो ये भी आपका अलाउड होता है. दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए कि आपने केस में ये
क्या बोल रहे हैं पहले सत्यम? बाइलॉज इस केस में सर ये जोरोस्ट्रियन वाला केस है ना हाँ वाला, इस केस में ये भी था कि पहले बाइलॉज साइन करवाना जरूरी है, हाँ रिक्वायर्ड कि सर पहले बाइलॉज साइन करवाया जाए। यस, बाय लॉज पहले साइन होना चाहिए, वो आपके जोरास्ट्रियन, इसीलिए तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज इसमें बताना है मुझे ये कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया है, मान लीजिए कि जिसको आपने ट्रांसफर किया है उसके साथ आपने कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया है, इवन इफ दैट इज अ नेगेटिव एग्रीमेंट, अगर वो नेगेटिव कॉवेनेंट है, जैसे आपका जो लास्ट केस है ना इस टॉपिक का, टल्क वर्सेस मॉक्सी, उसमें क्या था कि एक पर्सन ने के पास एक प्रॉपर्टी थी बीच में, मतलब बहुत सारे लैंड थे और उस लैंड के बीच में एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। उसने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, लेकिन जो एग्रीमेंट उसने साइन किया, जो कॉवेनेंट, कॉवेनेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया, उसमें लिखा कि आप इस प्रॉपर्टी को के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी का जो ब्यूटी है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे तो फिर ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो स्क्वायर शेप की जो प्रॉपर्टी है, इसके चारों तरफ गार्डन है, ये पूरा गार्डन बेकार हो जाएगा, इसीलिए आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो एग्रीमेंट यदि साइन हो जाता है इस तरीके का, तो ऐसा माना जाएगा कि यू हैव द नोटिस ऑफ इट, और आपने उस चीज को नोटिस रहते हुए एग्री किया है, एंड वंस यू हैव एग्रीड, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, और एग्रीमेंट का पार्ट होने की वजह से अब आप जो प्रॉपर्टी है, इवन इफ इट इज एन एब्सोल्यूट कंडीशन, स्टिल इट इज नॉट वॉइड। ये एब्सोल्यूट कंडीशन है लेकिन ये वॉइड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं जो कि आपके राइट्स को, मतलब जो कि आपके प्रॉपर्टी के ऊपर एंजॉयमेंट के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, सो दैट इज वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गवर्न होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन है तो फिर जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये ऑपरेट करेगा, और फिर वहां पर आप जो एब्सोल्यूट कंडीशन है वो लगाते हैं तो फिर वो वाइड हो जाएगा, और अगर पार्शियल लगाते हैं तो देखा जाएगा कि वेदर इट फॉल्स अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ इट और नॉट। तो ये चीज जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताया आपको। अब इसके अंदर 4 केसेस इंपॉर्टेंट हैं। पहला है रोशर वर्सेस रोशर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कंडीशनल ट्रांसफर का डॉक्ट्रिन था वो इसी से निकल कर आया। दूसरा है आपका मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी, तीसरा है जोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और चौथा है टल्क वर्सेस मॉक्सी। टल्क वर्सेस मॉक्सी का केस है 1848, ठीक है। सो दिस इज द केस जिसमें कि कॉवेनेंट, नेगेटिव कॉवेनेंट की बात की गई थी, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये आपका टॉपिक नंबर 6 खत्म होता है। अब नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 7, जो है आपका ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट सर ऑफ द अनबॉर्न पर्सन। हाँ सर ऐसा हो सकता है सर, अगर कोई एक बंदा दूसरे को बेचता है सर, उसको कह देता है कि तुम इसमें कोई मतलब कारोबार नहीं करोगे, कोई इसमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करोगे आपको, तो सर ये क्वेश्चन इससे पेपर क्या पढ़ा होगा? है आपने, मुझे समझ आ गया, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करोगे, है ना। यस सर, यस सर। क्वेश्चन पेपर आया था ना पिछली बार ये। तो यस सर। इस सिचुएशन में क्या है कि जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है, अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो फिर वो कारोबार नहीं कर सकता। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं किया है, देन इन दैट केस, अगर वो अपने प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट से रिलेटेड है, जैसे सेक्शन 11 क्या कहता है कि अगर आपने ऐसा कंडीशन लगाया है जो कि आपके खुद के प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट से रिलेटेड है, देन इन दैट केस दैट इज अ वैलिड कंडीशन। अब यहाँ पर यदि वो कमर्शियल यूज कर रहा था उसका और उसने एग्रीमेंट कर लिया, तो फिर वो आपका एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, देन इन दैट केस वो सेक्शन 11 के हिसाब से चलेगा, क्योंकि वहां पर ये लिखा था कि वो उस घर में खुद भी रह रहा था और उस घर के कुछ पार्ट को उसने दे दिया था लीज पर। और यदि उसने जो कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन रिलेटेड थी उसके खुद के प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट से रिलेटेड, देन इन दैट केस वो वैलिड कंडीशन था। और वैसे में अगर वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए कह रहा था तो फिर वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकता, ठीक है। कॉवेनेंट का ही केस हो गया सर, नेगेटिव कॉवेनेंट। सर तो सर हमें एग्रीमेंट से देखना पड़ेगा कि एग्रीमेंट हुआ है या नहीं पार्टी के बीच। यस यस, यू हैव टू सी दैट। आज सत्यम क्या बोल रहे हैं? ये तो सर नेगेटिव कॉवेनेंट ही हो गया ना सर, कि आप कोई हाँ, एक्टिविटी नहीं दिस कर इज अ नेगेटिव कॉन्वेनेंट एक तरीके का, क्योंकि आपने कमर्शियल केस लॉ कौन सा को यूज किया था सर आप लोगों ने? कल का वक्त क्या बोल रहे हैं? केस लॉ कौन सा यूज किया था सर इस क्वेश्चन में आप लोगों ने? टल्क वर्सेस मॉक्सी। एक ही केस लॉ यूज किया था।
हाँ, इसमें कॉवेनेंट से रिलेटेड एक ही केस था और फिर ये सेक्शन 11 आप इसमें लिख सकते हैं। वैसे तो बहुत केसेस है लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से एक ही केस। अगला टॉपिक जो है आपका दैट इज रिलेटेड टू द बेनिफिट फॉर द अनबॉर्न पर्सन। नाउ अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। सेक्शन 5 में हमने क्या देखा है दैट द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली टू द लिविंग पर्सन्स। उसके अलावा वो प्रॉपर्टी और किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। लेकिन जो आपका सेक्शन 13 से लेके 18 है, दिस टेल्स अबाउट द स्पेशल सिनारियोज जहां पर कि किसी अनबॉर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है और आपका यही बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुटी के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 13 ये कहता है कि यदि आपको किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, then in that case you have to create a prior interest of that property. ठीक है, that is the first thing. दूसरा चीज ये है कि आप उस प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर करेंगे। यू विल ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपने आने वाले पोते के लिए एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मुझे उस ट्रांसफर को वैलिड बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरा पोता तो है नहीं इस दुनिया, शादी ही नहीं हुई अभी मेरे बेटे की, मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो वैसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि मैं एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा। मतलब मैं किसी एक पर्सन में एक इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा और इंटरेस्ट क्रिएट करने का मतलब है कि मैं एज अ केयर टेकर उस प्रॉपर्टी को उसके नाम कर दूंगा। ठीक है, कि तुम इस प्रॉपर्टी का केयर टेकर रहो और जब भी वो जो बच्चा है वो 18 साल का हो जाएगा, तुम्हारा जो बेटा है, मान लीजिए मैं अपने बेटे के नाम एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर देता हूँ और जब भी वो बेटा जो है, जो तुम्हारा बेटा होगा यानी मेरा पोता होगा, जब भी वो 18 साल का हो जाएगा तब तुम उस प्रॉपर्टी को उसे एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दे। तो ये एक वैलिड ट्रांसफर है। क्यों? क्योंकि दिस ट्रांसफर हैज गॉट ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 13 एंड 14। सेक्शन 13 ये कहता है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से पहले आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा और दूसरा चीज ये कहता है कि प्रॉपर्टी को आप जब ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब ये है कि वो उसके पास अधिकार हो उस प्रॉपर्टी को कुछ भी करने का। दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ट्रांसफर। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि नहीं तुम इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तुम जब तुम्हारा जो बच्चा होगा तुम उसको ट्रांसफर करना, और तुम्हारे बच्चे का ये पावर नहीं होगा कि वो किसी को भी इस प्रॉपर्टी को दे दे, वो सिर्फ अपने बच्चों को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सके। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रॉपर्टी जो है वो मेरे ही परिवार में रहेगी। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। 1882 से पहले ऐसा अलाउड था, बट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आने के बाद दिस रूल ऑफ परपेचुटी, इसी को परपेचुटी कहते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आज जो आने वाले जो जनरेशन हैं उनके ऊपर आप पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर करते हैं। अब वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए उस चेन में जिसे आप प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर करते हैं। यही आपका सेक्शन 14 बताता है। सेक्शन 14 इसी चीज को क्लियर करता है दैट रूल अगेंस्ट परपेचुटी, मतलब परपेचुटी आप नहीं कर सकते हैं। एंड देयर इन इंडिया देयर इज अ रूल अगेंस्ट परपेचुटी। प्रॉपर्टी को जब आप ट्रांसफर करते हैं किसी को, देन यू मस्ट ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी विथ एब्सोल्यूट राइट्स टू वन पर्सन। एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसको कि आप प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर करें। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि वो आप पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते रहें। सो ये आपका रूल अगेंस्ट परपेचुटी कहता है सेक्शन 14। तो इसी चीज के ऊपर आपका क्वेश्चन भी आया था सेमेस्टर एग्जाम में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, रूल अगेंस्ट परपेचुटी के ऊपर। अगर आप लोग अभी सेक्शन खोलकर देखेंगे सेक्शन 13, तो ये सिंपली यही कहता है, वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसके बेनिफिट के लिए यदि आप कोई इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं at the date of the transfer subject to the prior interest created by the same transfer। जो ट्रांसफर है उसी ट्रांसफर से पहले आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट। लेकिन वो इंटरेस्ट जो कि बेनिफिट के लिए किया गया था वो इफेक्ट में नहीं आएगा अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। मतलब जब तक कि आप पूरा का पूरा उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक
वो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 13। सेक्शन 14 क्या कहता है? रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ये कहता है नो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट, कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑपरेट नहीं करेगा टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। उस समय जो भी लोग जिंदा हैं उनके लाइफ टाइम के बाद भी वो ऑपरेट करते रहे ट्रांसफर, इंटरेस्ट ट्रांसफर होता रहे, ऐसा कोई भी ट्रांसफर जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। और वो कब तक ट्रांसफर कर सकता है? जब तक कि वो पर्सन जिसके नाम से एब्सोल्युटली ट्रांसफर किया जाना है वो 18 साल का जब तक नहीं हो जाएगा तब तक के लिए ही बस वो प्रॉपर्टी जो है वो परपेचुइटी में रहेगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, यानी कि जितने भी समय के बाद वो पर्सन एग्जिस्टेंस में आता है, जितने भी समय के बाद वो पर्सन जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है एब्सोल्युटली वो एग्जिस्टेंस में आता है, तो वो परपेचुइटी में तभी तक रहेगी जब तक कि वो पर्सन माइनर है। परपेचुइटी में तभी तक रहेगी जब तक कि वो पर्सन माइनर है। जैसे ही वो पर्सन माइनर नहीं मेजर बन जाता है, परपेचुइटी खत्म हो जाएगी और अब वो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली उस पर्सन के पास चली जाएगी जिसके नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी। सो दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर सेक्शन 13, जो कि कहता है कि प्रॉपर्टी का आप सिर्फ तभी तक में परपेचुइटी में रख सकते हैं जब तक कि जिस पर्सन को एब्सोल्युटली ट्रांसफर किया जाना है वो माइनर रहता है, तभी तक वो परपेचुइटी में रह सकता है। ठीक है, तो यही आपका दो रूल्स है जो कि सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में कहता है। ठीक है, अब आप लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़िएगा प्रीवियस सेमेस्टर में और अब आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 15 जो है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सेक्शन 16 आई है। सेक्शन 16 कहता है ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन द फेलियर ऑफ द प्रायर। अगर मान लीजिए कि प्रायर इंटरेस्ट ही फेल कर जाता है, यानी कि जिसको आपने प्रायर इंटरेस्ट दिया था वो ट्रांसफर ही अगर फर्जी है या फेल हो जाता है तो फिर क्या होगा? तो क्या वो आगे वाला जो है वो एग्जिस्ट करेगा? सेक्शन 16 कहता है कि नहीं, वो आगे वाला भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर प्रायर इंटरेस्ट ही फेल कर जाएगा तो उसके आगे जितने भी ट्रांसफर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, where by reason of any of the rules contained in section 13 and 14 an interest created for the benefit of the person or of a class of persons fails in regard of such person, यदि उस पर्सन के रिगार्ड में वो फेल हो जाता है और the whole of such class any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails। यानी कि प्रीवियस कंडीशन अगर फेल हो जाए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कंडीशन लगाया कि मेरा जो बेटा है उसकी जो बेटी होगी, पहली बेटी, उसको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं एब्सोल्युटली। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी जो है एब्सोल्युटली चली जाएगी। ठीक है, अभी मेरी शादी हुई नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने ये कंडीशन डाल दिया कि मेरा जो बेटा होगा उसकी जो पहली बेटी होगी उसको प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली चली जाएगी। दिस कंडीशन आई हैव रिटन। अब मान लीजिए कि मेरा बेटा ही नहीं होता है, मतलब मुझे सिर्फ दो बेटी हो जाती है, तो इस सिचुएशन में अब आगे जाकर जो कंडीशन था, यानी आगे वो मेरी बेटे की बेटी को जाना था, अब वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि जो प्रायर इंटरेस्ट था ना वही फेल कर गया है। तो जहां पर भी प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाता है वहां पर पूरा का पूरा जो आपका ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड वो सब फेल हो जाता है। यही आपका सेक्शन 16 कहता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? इज इट Yes, sir. क्लियर? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ है? प्लीज टेल। सर सेक्शन 14 में थोड़ी कंफ्यूजन थी। देखिए, सेक्शन 13 का कंटिन्यूएशन है सेक्शन 14। सेक्शन 13 में क्या कहता है, फॉलो करिए जरा सेक्शन 13 मेरे साथ। सेक्शन 13 ये कहता है
कि जब भी आप किसी ऐसे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है उसके बेनिफिट के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू क्रिएट अ प्रायर इंटरेस्ट। आपको सबसे पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, इट शैल नॉट टेक इफेक्ट, जब तक कि आप पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर न कर, तब तक वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। मतलब जिसने भी आपने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है, दैट पर्सन मस्ट ट्रांसफर एब्सोल्युटली द एंटायर प्रॉपर्टी, तभी जाकर वो वैलिड होगा, अदरवाइज इट विल नॉट। वो अपने लिए कुछ नहीं रख सकता। सो दिस इज सेक्शन 30, ठीक है। इसमें दो कंडीशन दिया गया है। इसी का कंटिन्यूएशन है सेक्शन 14, जो कि ये कहता है कि ठीक है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया आपका, प्रायर इंटरेस्ट आपने क्रिएट कर लिया, प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली भी ट्रांसफर आपने कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अब ये जरूरी नहीं है ना कि आपने अपने बेटे के ऊपर एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया होगा और फिर कहा होगा कि जब तुम्हारी बेटी होगी तो वो तुम पूरा जो है प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर देना। हर केस में ऐसा तो नहीं होता है। हो सकता है कि मैंने ऐसा कंडीशन रखा होगा कि मेरा जो बेटा होगा ये प्रॉपर्टी जो है उसके बेटे के पास जाएगी, उसके बेटे के बाद उसके बेटे के पास जाएगी, और फाइनली जो उसकी बेटी होगी उसको एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जो मैंने एक चेन बना दिया परपेचुइटी के हिसाब से, ये सही था। लेकिन आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो परपेचुइटी को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि परपेचुइटी जो है वो प्रॉपर्टी के एक्यूमुलेशन के लिए बहुत ज्यादा मतलब करा देती, इसीलिए ये परपेचुइटी का रूल जो है ये खत्म कर दिया गया था। अब क्या है कि ऐसे सिचुएशन में ये जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताया, ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए कि जिस पर्सन को मैंने ट्रांसफर किया है, प्रायर इंटरेस्ट बनाकर बोला है कि ये पर्सन, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास जाएगी, फिर तुम्हारे पास, फिर तुम्हारे पास, फिर फाइनली तुम्हारी बेटी के पास एब्सोल्युटली चली जाएगी। अब ये जो मैंने कंडीशन इसमें लगाया है, ये कंडीशन परपेचुइटी का है, लेकिन रूल अगेंस्ट परपेचुइटी ये कहता है कि आखिर कब तक आप इस परपेचुइटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपका सेक्शन 14 है। तो वो ये कहता है कि the transfer of the property can not operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा वो नहीं ऑपरेट कर सकता है जिसने कि एक इंटरेस्ट क्रिएट किया है आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन। कुछ चुनिंदा लोगों के लाइफ टाइम के बाद में वो ट्रांसफर जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। वो तब तक ऑपरेट करेगा सिर्फ जब तक कि जिस पर्सन को एब्सोल्युटली ट्रांसफर किया गया है वो माइनर है, तभी तक वो ऑपरेट करेगा। मतलब जो पर्सन है, जो जैसे भी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, उसको ट्रांसफर जब आप करेंगे, सो इन दैट केस वो तभी तक परपेचुइटी में रहेगी प्रॉपर्टी जब तक कि वो पर्सन माइनर रहता है। जैसे ही वो पर्सन माइनर से मेजर बनता है, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी जो है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जो है आपका रूल अगेंस्ट परपेचुइटी कहता है कि आप ऐसे तो रख सकते हैं कि इसके बाद इसके पास, इसके बाद इसके पास, लेकिन देयर शुड बी एन एंड टू इट। उसका एक एंड होना चाहिए। यदि वो एंड नहीं है आपका कंडीशंस में, तो फिर वो एक वैलिड ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा, बिकॉज परपेचुइटी इज नॉट अलाउड, देयर मस्ट बी एन एंड टू इट। अब आई समझ में? जी सर, तो जो चेन बनाई हमने वो हाँ, चेन वैलिड नहीं होगी फिर? नहीं, फिर वो वैलिड नहीं होगी अगर वो एक एंड ना बताए। एंड में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको कि एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, ठीक है। जी सर, ओके जी। तो ये आपका सेक्शन 13, 14 एंड 16, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब अगर मैं केस की बात करूं आपके, तो उसमें आपका केसेस, तीन केसेस ही हैं, वही इंपॉर्टेंट है, राम निवास, राम बरन और आर इंचार्ज। ये आपका तीन केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। इसमें कुछ खास है नहीं। वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट सिर्फ यही कहता है कि दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में। जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब कि आपका उस प्रॉपर्टी में क्या से है, व्हाट इज योर से इन दैट प्रॉपर्टी, वो आपका इंटरेस्ट होता है। तो दो तरीके का, पहला वेस्टेड होता है, दूसरा कंटिंजेंट होता है।
अगर आपका किसी प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो 3 केसेस आपके सिलेबस में दिया गया है ना, वही तो मैंने बताया। राम निवास वर्सेस ननकू, राम बरन वर्सेस राम मोहित और आर हिंसराज वर्सेस बर्टन सन्स एंड कंपनी, 24, 25, 26 ये 3 केस। तो वेस्टेड इंटरेस्ट वहां पर होता है जहां पर कि सेक्शन 19 में मेंशन किया गया है कि जो कंडीशन है, आपने जो ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर तो ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफर जिस प्रॉपर्टी का आपने किया है, उस प्रॉपर्टी में उस पर्सन का वेस्टेड इंटरेस्ट यदि होता है, मतलब वो उसका ओनर है। और यदि किसी पर्सन का उस प्रॉपर्टी में कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है, मतलब वो उसका ओनर नहीं है, ही कैन बिकम एन ओनर बट ही इज नॉट दी ओनर। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब है कि वो ओनर है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को घर जो है ट्रांसफर करता हूँ, मैंने घर ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद में ये प्रॉपर्टी का पोजेशन तुम्हें चला जाए। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आई दिस इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरा उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन अ कंडीशन विच इज मस्ट टू हैपन। ऐसा कंडीशन विच इज मस्ट टू हैपन, मतलब कि मरना हर किसी को। तो ऐसा कंडीशन मैंने लगाया है कि प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो तुम्हें तब चला जाएगा जब आप जब आप जब मैं मर जाऊंगा। देन इन दैट केस दिस इज अ कंडीशन विच इज मस्ट टू हैपन। ठीक है, देन दिस इज मस्ट टू हैपन। ओके, सो जब भी कोई कंडीशन लगाया जाता है तो ये देखा जाता है कि कैसा कंडीशन, ऐसा कंडीशन है जो कि मस्ट टू हैपन है। अगर ऐसा कंडीशन है देन इन दैट केस दैट इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर ऐसा कंडीशन है विच इज नॉट मस्ट टू हैपन बट दैट इज प्रोबेबल, उसकी प्रोबेबिलिटी है बस होने की, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, देन इन दैट केस दैट इज अ कंटीजेंट। जैसे मान लीजिए कि एक कंडीशन तो मैंने ये लगा दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन इसका पोजीशन तुम्हें तब मिलेगा जब मेरी मौत हो। नाउ दिस इज अ वेस्टेड। लेकिन मैंने इसमें एक दूसरा सिचुएशन किया। मैंने कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर तो कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी का पोजीशन तुम्हें तब जाएगा यदि मेरी मौत 50 साल से पहले हो जाती है। मतलब जब मैं 50 साल का रहूंगा उससे पहले यदि मौत हो जाती है, तभी ये प्रॉपर्टी का पोजेशन तुम्हारे पास जाए। अब ये जो कंडीशन लगाया है मैंने, दिस कंडीशन इज नॉट सर्टेन कंडीशन। मरना सर्टेन है, लेकिन कब मरना है ये तो सर्टेन नहीं है। तो इसीलिए दिस कंडीशन विल मेक द इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट। अभी इस कंडीशन की वजह से I could not become the actual owner of the property. It is just a probability कि मुझे ये घर मिल जाएगा। यदि ये पर्सन 50 साल से पहले मर जाता है तभी मुझे ये मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। तो दिस इज नोन एज अ कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ये आपका कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट के केस में प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअली आपकी ट्रांसफर नहीं होती है, इट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यही आपका डिफरेंस होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट और प्रोबेबिलिटी यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? इसमें और कुछ है नहीं। इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बस इसके डेफिनेशन को समझने के लिए कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, जस्ट। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है ट्रांसफर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिक्विडेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता ही आता है। दैट इज बेस्ड ओनली ऑन वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 50। सेक्शन 52 के ऊपर बेस्ड है। रेस पेंडेंस का कॉन्सेप्ट, मतलब ये सेक्शन कहता है कि अगर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस चल रही है कोर्ट के अंदर, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस चल रही है, देन इन दैट केस आप उस प्रॉपर्टी का तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल मालिक कौन है पता न चलता। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो उनके राइट्स जुड़े हुए, बहुत सारे लोगों के राइट्स और इंटरेस्ट जुड़े हुए होते हैं किसी प्रॉपर्टी से। उस सिचुएशन में यदि कोई ऐसा आदमी जो कि एक्चुअली उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है और वो बेच देता है, तो जो एक्चुअल ओनर है उसका राइट्स इन्फ्रिंज हो गया।
इसीलिए ये आपका सेक्शन डाला गया है कि जब तक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर तब तक आप किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इसका फायदा उठाने लग गए, मतलब इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर जैसा मैं अभी बता रहा हूँ वैसा लॉ रहेगा तो इसका लोग फायदा उठा लेंगे। कैसे कि मान लीजिए कि मुझे पैसे की जरूरत है, मैं क्या कहता हूँ अपने दोस्त को कि ऐसा कर यार कि तू इस प्रॉपर्टी को अपना बताकर कोर्ट में केस फाइल कर दे कि मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है बट ये प्रॉपर्टी जो है वो तेरी है, ऐसा कोर्ट में केस फाइल कर दे, फर्जी केस। अब क्या होगा कि मैंने ये कर दिया। अब क्या किया मैंने कि मैं वो प्रॉपर्टी है मेरी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपने फ्रेंड को कि तू फर्जी केस कर। देन इन दैट केस अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी, सो व्हाट आई डिड कि मैंने किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी बेच दी। वो कागजात देखा और उसने बोला कि हाँ कागजात तो असली है, प्रॉपर्टी तुम्हारी है, उसने पैसा दे दिया। अब जब मैं उसने पैसा दे दिया तब मैं कह रहा हूँ कि शिट यार देखिए ना, ये आदमी जो है इसने मुझे अगेंस्ट केस कर दिया है कि प्रॉपर्टी जो है वो उसकी है, अब मैं आपको पोजेशन नहीं दिलवा सकता हूँ। ऐसा करिए कि आपको तो पता ही है ना कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, कागज मेरे पास ओरिजिनल है, आपने देखा ही है। ऐसा करिए कुछ दिन रुक जाइए, केस जो है वो जल्दी सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ बात ही नहीं है इस केस, जल्दी सड़ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? आवाज आ रही है आपको? ऑलरेडी क्लियर सर। ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा ओके, आई थिंक द माइक इज टू क्लोज, दैट इज व्हाई सब हो रहा है। तो उसने कहा कि इसमें इस केस में तो कोई बात ही नहीं है कि मामला जल्दी सलट जाएगा, थोड़ा दिन रुक जाएगी, पैसे तो लेंगे। अब इस पैसे का मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ या इस पैसे को मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, वहां से मुझे बेनिफिट आ रहा है। और बाद में जाकर जब काफी दिनों तक केस नहीं खत्म हुआ तो जाकर मैंने कह दिया कि यार केस तो खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसा करिए अब अपना पैसा ले लीजिए। अब ये जो पैसा मैंने वापस किया है, इस पैसे के ऊपर ऑलरेडी मैंने कितना पैसा कमा लिया। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए ये कानून बनाया गया सेक्शन 52 में, जो कि कहता है कि कॉल्यूसिव पर्पज से अगर आपने कोर्ट में केस डाला है, यानी कि षड्यंत्र करने के पर्पज से यदि आपने कोर्ट में केस डाला है, आपका जो पर्पज है कॉल्यूसिव है, तो फिर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ओरिजिनल जो केसेस हैं यानी बोनाफाइड केसेस, गुड इंटेंशन से यदि कोई केस है तो ही वो आपकी क्या होगी, वही आपकी वो वैलिड। ठीक है, वही आपका वो सेक्शन 52 में कंसिडर है। दूसरा चीज ये है कि द केस मस्ट हैव बीन फाइल्ड इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर में केस फाइल होना चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर में केस फाइल नहीं हुआ है देन दैट विल नॉट कम अंडर सेक्शन 52। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर केस फाइल नहीं हुआ है और उस समय यदि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दें तो फिर वो ट्रांसफर वैलिड है, क्योंकि कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर वो केस फाइल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिए। और इसके अलावा सेक्शन में और कुछ है नहीं, सेक्शन 52 बहुत सिंपल सेक्शन है, क्वेश्चन इसी से आता है। बोलिए। सर मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिग्री आ गया है किसी पेंडेंट केस पे, हाँ, और उसके बाद सर कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देता है, हम्म, और उसके बाद फिर बाद में कोई अपील करता है, तो प्रॉपर्टी गिफ्टेड मानी जाएगी ना सर? कि वो तो नहीं क्योंकि वो नहीं, तो वो प्रॉपर्टी गिफ्टेड नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइनल डिग्री आने तक, इसमें लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ में सेक्शन 52 में कि जब तक फाइनल डिग्री नहीं आ जाती। फाइनल डिग्री का क्या मतलब? फाइनल डिग्री का मतलब है कि अपील का समय आपका निकल चुका है फिर भी आपने अपील नहीं किया, तो फिर माना जाता है कि वो फाइनल डिग्री। लेकिन अगर अपील का समय था और आपने उस समय गिफ्ट दे दी और फिर उस पर्सन ने बाद में अपील कर दिया विद इन द टाइम, तो फिर वो आपका उस समय भी आपका वो पेंडेंसी ही माना जाएगा और वो भी ट्रांसफर वैलिड। फाइनल का भी डिग्री। समय होता है, हाँ अलग अलग कोर्ट का अलग अलग समय होता है अपील का सर? हाँ, अलग अलग कोर्ट अलग अलग, अलग अलग केस में अलग अलग होता है। ओके सर। ठीक है, तो इसीलिए वहां भी आपका जो पेंडेंसी है वो कंटिन्यू करेगा, इट विल नॉट। तो ये आपका सेक्शन 52 है। इसमें केसेस की जहाँ तक बात करें तो आई हैव कम टू नो कि आपके सिलेबस में से मैडम ने जयराम मुदलियार वर्सेस आया स्वामी का केस डिलीट करवा दिया, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस केस को पढ़िए, और इस केस का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसको डिलीट करवाया गया है बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट, यू मस्ट रीड।
यू कैन राइट इट इन योर आंसर एज वेल। उसके बाद दूसरा केस जो इम्पोर्टेंट है आपका सुप्रीम जनरल फिल्म एक्सचेंज लिमिटेड। फिर तीसरा इम्पोर्टेंट है आपका गोविंदा पिल्लाई गोपाला पिल्लाई। और फिर लास्ट केस है दलित कुमार वर्सेस जीवन। क्योंकि ये टॉपिक खुद इतना छोटा है इसीलिए आपका केसेस इसमें आपको अच्छे से लिखना है। इज इट क्लियर? समझ आई बात? बोलिए। यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपका मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होता है? मॉर्टगेज होती है गिरवी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो उसके बदले में आप पैसा लेते हैं। और जब आप गिरवी रखते हैं तो गिरवी रखने के टाइप्स होते हैं। देयर आर टाइप्स। ये टाइप्स कहाँ हैं? दीज टाइप्स आर मेंशन्ड इन सेक्शन 58। सेक्शन 58 के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज बताए गए। टोटल 5 तरीके के मॉर्टगेज के बारे में बात की गई है सेक्शन 58 के अंदर। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 59 में बताया गया है कि मॉर्टगेज अगर 100 रुपए से ज्यादा अमाउंट का है देन इन दैट केस यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड। उसे आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर 100 रुपए से कम का है देन देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑल्सो मॉर्टगेज विल बी डन। तीसरा सेक्शन है 60। सेक्शन 60 में बताया गया है राइट ऑफ रिडेम्पशन। किसी पर्सन ने अगर कोई मॉर्टगेज किया है, मॉर्टगेजर होता है द पर्सन हु मॉर्टगेज एंड द पर्सन टू हुम इट इज मॉर्टगेज इज नोन एज मॉर्टगेजी। अगर मैंने किसी चीज को गिरवी रखी है तो मैं मॉर्टगेजर हूँ और जिसके पास मैंने गिरवी रखी है वो मॉर्टगेजी। ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 60 है वो यही कहता है कि जो मॉर्टगेजर है ही हैज गॉट द राइट टू रिडेम्पशन। मॉर्टगेजर का जो राइट है रिडेम्पशन का वो इंटैक्ट रहता है। सेक्शन 60 ये कहता है। ठीक है। 3-4 कंडीशंस दिए गए हैं जिन कंडीशंस में अपने राइट ऑफ रिडेम्पशन को मॉर्टगेजर एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है। वो 3 कंडीशंस आप देखिए, बहुत सिंपल सिंपल कंडीशंस है, ज्यादा उसमें कुछ ताम झाम है नहीं। अगर आप सेक्शन 60 उठा के देखेंगे ना, सेक्शन 60 क्या कहते हैं एक बार खोलिए आप लोग सेक्शन 60 देखिए। ये आपका 3 कंडीशंस के बारे में बात करता है। तो देखिए ABCD करके इसमें आपको देखिए। पहला है टू डिलीवर टू द मॉर्टगेजर द मॉर्टगेज डीड एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द मॉर्टगेज। मॉर्टगेजर अपना राइट टू रिडेम्पशन यूज करते हुए कह सकता है कि तुम मुझे जो भी मेरा मॉर्टगेज डीड है उसके हिसाब से जो भी मैंने रखा था वो सारा डॉक्यूमेंट पेपर कागजात सब वापस कर। ठीक है। और उसका पोजेशन जो है वो भी मुझे दे। दूसरा पॉइंट है वेयर द मॉर्टगेजर इज इन पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू डिलीवर द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू हिम और टू सच थर्ड पर्सन। जो भी पोजेशन में है, नहीं सॉरी, पोजेशन देयर ऑफ टू द मॉर्टगेजर। तो जो भी प्रॉपर्टी जो मैंने तुम्हें दिया है उस प्रॉपर्टी को तुम पोजेशन में दे दो वापस मुझे। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि वो प्रॉपर्टी को तुम वापस से मुझे रीट्रांसफर कर। मान लीजिए कंडीशनल सेल एक टाइप होता है मॉर्टगेज का, उसके द्वारा किया जाए। So now what you do, कि at the cost of mortgager, mortgager ही उसका खर्चा देगा कि ये प्रॉपर्टी तुम रीट्रांसफर कर दो मुझे। और रीट्रांसफर करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो, तुम ये किसी थर्ड पर्सन के नाम पे भी कर सकते हो। तो ये 3 कंडीशन हैं जिसपे डिमांड कर सकता है मॉर्टगेजर। ठीक है। लेकिन ये 3 कंडीशन की डिमांड जो है ये मॉर्टगेजर कब कर सकता है? ये 3 चीजों की डिमांड जो है ये मॉर्टगेजर कभी भी कर सकता, कभी भी कर सकता। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। एक कॉन्सेप्ट आता है क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। ये क्वेश्चन उसी से आता है। तो क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का मतलब है कि मान लीजिए किसी पर्सन ने मॉर्टगेज किया 60 ईयर्स के, 60 ईयर्स के लिए मॉर्टगेज किया, तो इसका मतलब ये है कि 60 साल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो प्रॉपर्टी उसे वापस नहीं मिल सकती। मान लीजिए कि 20 साल में ही जितना पैसा देना था उसके पास आ जाता है और वो कहता है मॉर्टगेजी को, भैया मेरे पास पैसा आ चुका है तो लाओ मुझे दो। अब मॉर्टगेजी क्या कहेगा, यार तुम ऐसी बात कर रहे हो, 60 साल के लिए तुमने मुझे ये दिया था 20 पर, मतलब मॉर्टगेज किया था, अब तुम पहले ही मांग रहे हो, मैंने तो ये घर किसी और को दिया है रेंट पर, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में कभी कभी क्लॉग क्रिएट हो जाता है। क्लॉग मतलब अड़चन आ जाती है कि मॉर्टगेजर जो है वो अपना राइट ऑफ रिडेम्पशन एक्सरसाइज नहीं कर पाता। तो इक्विटी के आधार पर वो डिसाइड करती है दैट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस
इट बिकम्स क्लॉक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 99 साल के लिए अगर लीज पर दिया गया, तो ये 99 साल पर यदि लीज पर दिया गया है और वो 20 साल में ही आपका प्रॉपर्टी जो है उसको पैसा देने को तैयार है, और वो कह रहा है कि नहीं अब 99 साल खत्म होगा ना तभी तुमको ये मिलेगा, तो दिस इज अ क्लॉक, ये एक क्लॉक है। बिकॉज वंस अ मॉर्टगेज इज ऑलवेज अ मॉर्टगेज, मतलब एक बार मॉर्टगेज हमेशा मॉर्टगेज ही रहता है, वो सेल नहीं बन जाता है, और इसीलिए आप जब चाहे पैसा जो है वो वापस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा दैट फोरक्लोजर का जो राइट है मॉर्टगेजी का, मॉर्टगेजी के पास फोरक्लोजर का राइट होता है, यानी वो मना कर सकता है देने को। इसका सेक्शन 67 में मेंशन है। तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस मॉर्टगेजी इज नॉट बाउंड टू पे बैक द पोजेशन और द प्रॉपर्टी जो भी उसने रखा है। अब वो कंडीशंस क्या है, वो बैलेंस कंडीशन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहा आज और आज ही आपको घर वापस, ऐसा नहीं। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा नोटिस दीजिए। हाँ, अगर नोटिस देने के बाद भी वो आपको नहीं देता है देन इन दैट केस आप फिर कोर्ट जा सकते हैं। बट यू मस्ट गिव नोटिस कि मैं पैसा दे सकता हूँ, अब मैं सक्षम हूँ, तो मुझे आपको मैं इतने दिन का नोटिस दे रहा हूँ कि आप इतने दिन में घर जो है जो भी आपको मैंने आपको दिया है वापस करें। तो दैट इज गुड, दैट इज वैलिड। लेकिन आप बोले नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए, तो ये आपका ये अलाउड नहीं होता, क्योंकि फोरक्लोजर मॉर्टगेजी के भी कुछ राइट्स होते हैं ना। जिस तरीके से मॉर्टगेजर के राइट्स हैं उसी तरीके से मॉर्टगेजी के भी राइट्स हैं। तो क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का यही मतलब होता है कि आपका जो अधिकार था रिडेम्पशन का वो आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, रिडीम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज सम क्लॉग। तो आप कोर्ट जाते हैं इस क्लॉग को हटाने के, इस अड़चन को हटाने के। तो यही आपका क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, और मॉर्टगेज में इतना ही है आपका, और कुछ नहीं। तो यह क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन अच्छे से पढ़िएगा। फिर आपका है नेक्स्ट केस जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो है पहला 3 केस गंगाधर वर्सेस शंकरलाल। अब ये गंगाधर भी मुझे सुनने में आया है कि आपको मैडम ने डिलीट करवा दिया है, बट आई वुड सजेस्ट कि रीड दिस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। उसके बाद पोमल कांजी गोविंद जी वर्सेस ब्रजलाल करसन दास, और तीसरा है शिवदेव सिंह वर्सेस सुचा सिंह। These 3 cases are very important for equity or clog on equity of redemption. समझ आई बात? बोलिए, इज इट क्लियर? बोलिए, समझ आई बात? ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर में टॉपिक जो है वो सेक्शन 122 से 126 तक है। 122 बताता है गिफ्ट क्या होता है, डोनर कौन होता है, डोनी कौन होता है, ये सब बताता है। 123 बताएगा व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गिफ्ट, गिफ्ट आप कैसे दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका है सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। ये गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, एक चीज आप इसमें बस ध्यान रखिए, बाकी चीजें आप खुद से भी समझ सकते हैं। वो है ये कि जब भी आप किसी पर्सन को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो उसमें आप कंडीशन ऐसा नहीं लगा सकते हैं रिवोकेशन का या फिर सस्पेंशन का कि वो पर्सन जिसने कंडीशन लगाया है सिर्फ उसी का बेनिफिट हो। जस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, मतलब आप ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हैं विच इज इन योर ओन कंट्रोल, जो आपके खुद के कंट्रोल में सिर्फ है, वैसा कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते हैं फॉर द रेवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ द गिफ्ट। गिफ्ट को रिवोक या सस्पेंड किया जा सकता है विथ एग्रीमेंट। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम इस समय के बाद रिवोक कर देंगे इस गिफ्ट को, तो फिर या इस सर्कमस्टांसेस में गिफ्ट जो है वो रिवोक हो जाएगा, देन इन दैट केस वो अलाउड होता है। बट एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए दैट इट शुड नॉट बी विद इन द कंट्रोल ऑफ ओनली वन पर्सन, इट शुड बी अनसर्टेन, अनसर्टेन होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा रेवोकेशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी वैलिड। यही चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है सेक्शन 126 के अंदर। बाकी इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आएगा तो किसी टॉपिक से रिलेट करके आएगा, मतलब मॉर्टगेज और गिफ्ट इन दोनों को एक साथ क्लब करके पूछा जा सकता है। 2 केसेस हैं छोटे छोटे, टीला बेवा वर्सेस मना बेवा और करटारी वर्सेस केवल कृष्ण। ये दूसरा वाला केस जो है ना ये इंपॉर्टेंट। तो बस यही 2 केस है छोटे छोटे, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए इस तरीके से प्रॉपर्टी लॉ के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। अब आपको अगर यदि कोई डाउट है तो इज देयर एनी डाउट?
सर अगर मोर्टगेजर जो है सर, उसने सर 20 साल हाँ का वादा किया था सर, और वो उसके पास हाँ 10 साल में पैसे आ जा रहे हैं और वो ले रहा है, तो मोर्टगेजी सर किस आधार पे मतलब ये बोल सकता है कि 20 साल का एग्रीमेंट ही एग्जीक्यूट करेगा हाँ, सर वो? मोर्टगेजी ये बोल सकता है, ये देखिए ये कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं है कि यही कंडीशन हर जगह वैलिड होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फैक्ट्स। जिस पर्सन ने गिरवी रखी थी उनके बीच में कैसी सहमति हुई थी, इस चीज पर डिपेंड करेगा। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये है कि जिस पर्सन ने कोर्ट में केस डाला है, क्या उसने पहले कोई नोटिस दी थी उस पर्सन को या नहीं दी। अगर उसने नोटिस दी थी कि हाँ भाई मेरे पास पैसा आ चुका है, अब मैं घर वापस चाहता हूँ और इतना समय आप ले लीजिए क्योंकि मुझे पता है कि आप जो जो घर है वो किसी को रेंट पर दे के रखे हैं, देन इन दैट केस दिस इज अंडरस्टैंडेबल, ये समझने योग्य बात है। लेकिन अगर वो एकदम अड़ जाए कि नहीं मुझे आज ही चाहिए, तो फिर वो चीज समझने लायक नहीं, क्योंकि जो मॉर्टगेजी है उसके भी कुछ अधिकार है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप नींद खुला आप गए मॉर्टगेजी के पास, बोले भाई मेरा घर दे दो और वो आपको दे देगा, फिर ये मॉर्टगेज डीड का क्या मतलब रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंडेंट है कि किन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में आपने वो घर दिया था और उस समय आपकी किस तरीके की व्यवहार थी जिस पर्सन को आपने वो घर दिया था। इन थैंक यू चीजों पर सर। डिपेंडेंट होगा। हाँ बोलिए सत्यम। सर मॉर्टगेज किया हुआ प्रॉपर्टी को आगे मॉर्टगेज कर सकते हैं? नहीं, कोई कोई भी एलिमिनेशन नहीं मॉर्टगेज किया हुआ प्रॉपर्टी को आगे मॉर्टगेज नहीं कर सकते। मॉर्टगेज का मतलब ये है कि आपने गिरवी रखी है, सेल थोड़ी कर दी है। और सेल भी यदि आप करते हैं, जैसे मॉर्टगेज के अंदर जो दूसरा टाइप है वो है कंडीशनल सेल। आप एक कंडीशन पर सेल करते हैं कि मैं इतने दिन के बाद आपसे छुड़ा कर ले जाऊंगा, तो जब तक का वो कंडीशन है आपका, तब तक आप उस प्रॉपर्टी को किसी को भी नहीं दे सकते। यदि वो कंडीशन खत्म हो जाता है और आप फिर भी नहीं उस प्रॉपर्टी को ले जाते हैं, देन इन दैट केस अब वो प्रॉपर्टी को किसी को भी बेच सकता है। जैसे कि आपका एक केस था जिसमें कि ये बोला गया कि 60 साल का एग्रीमेंट किया गया कि 60 साल में मैं आपका प्रॉपर्टी जो है वो छुड़ा लूंगा, और यदि मैं 60 साल के बाद 6 महीने के अंदर अपनी प्रॉपर्टी नहीं छुड़ा पाता हूँ, तो फिर ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल मानी जाएगी। ऐसा एग्रीमेंट कर लिया, कंडीशन डाल दिया, ठीक है। इन दैट केस मैं 60 साल 6 महीने तक बस वेट करूंगा। जैसे ही 60 साल 6 महीने खत्म होते हैं, अब वो मेरी प्रॉपर्टी है, अब मैं उसे कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। यस दिव्या, क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी आपने किसी के पास गिरवी रखी और एक समय सीमा तक आप रखते हैं। एक मॉर्टगेज डीड में एक टाइम दिया जाता है कि मैं 20 साल के लिए ये प्रॉपर्टी आपके पास रख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पैसे की अर्जेंट जरूरत है, इसीलिए आपका पैसा मिलना बहुत जरूरी है, इसीलिए जो भी कंडीशन वो लगाता है वो आपने मान लिया कि ठीक है चलो 20 साल तक मैं ये प्रॉपर्टी जो है आपसे, 20 साल के बाद ये प्रॉपर्टी आपसे ले जाऊंगा, ठीक है। यानी जो ड्यू डेट है वो कब है, 20 साल के बाद। द ड्यू डेट इज आफ्टर 20 ईयर्स। लेकिन मेरे पास पहले ही पैसा जो है आ जाता है, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ उस पैसे से और काफी अच्छा बिजनेस चलने लगता है, और 10 साल 15 साल में ही मेरे पास पैसा आ जाता है। अब मैं 5 साल का वेट क्यों करूं, मैं तो पहले ही उस प्रॉपर्टी को छुड़वा लूंगा ना पैसा देकर। अगर मैं ऐसा करता हूं तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि ड्यू डेट से पहले यदि मैं किसी प्रॉपर्टी को नहीं छुड़वा सकता हूं, तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला चीज तो ये कि एक क्लॉग है जो कि मुझे रोक रहा है, एक अड़चन है जो कि मुझे रोक रहा है ऐसा करने से। दूसरी चीज हो सकती है कि जो मॉर्टगेजी है उसके भी कुछ अधिकार है, उसके भी फोरक्लोजर के अधिकार है, तो उसका भी अधिकार ना इन्फ्रिंज हो जाए, उसको मद्देनजर रखते ही हमें कुछ काम करना होता है। अब ऐसे सिचुएशन में यदि तो वो क्लॉग है, यदि वो अड़चन है कि मैं अपने राइट ऑफ रिडेम्पशन को नहीं एक्सरसाइज कर पा रहा हूं, देन इन दैट केस मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोर्ट जा सकता हूं और कोर्ट को कहूंगा कि सर मेरे पास अब पैसा आ चुका है, अब मैं प्रॉपर्टी पहले ही चाहता हूं। तो कोर्ट भी आपकी बात सुनेगा और समझेगा। कोर्ट का भी ये कहना है, जो आपके केसेस है उनके उनमें, कि वंस अ मॉर्टगेज इज ऑलवेज अ मॉर्टगेज। मतलब एक बार आपने यदि गिरवी कुछ दिया है तो वो सेल नहीं होती है, वो हमेशा ही मॉर्टगेज ही रहती है, मतलब कि बीच में भी आप उस चीज को छुड़वा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा कंडीशन है जो कि रीजनेबल है, जैसे मान लीजिए कि 90 साल का है, अब ये 90 साल का जो एग्रीमेंट है ये अनरीजनेबल है, ठीक है। आपके जो केस में यही कहा गया है कि 90 साल का जो रीजन है अनरीजनेबल, कंडीशन जो लगाया गया है कि 90 साल के बाद आप किसी प्रॉपर्टी को छुड़वा सकते हैं, ये अनरीजनेबल है।
इस सिचुएशन में आपका ये 90 साल का जो क्लॉज है, दिस इज क्लॉग ऑन द इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। लेकिन अगर मान लीजिए यही आपका 20 साल 15 साल के लिए रहता बस, सो दिस इज नॉट क्लॉग, ये क्लॉग नहीं है, दिस इज कंडीशन इज नॉट क्लॉग, क्योंकि ये रीजनेबल है। रीजनेबल कंडीशन अगर आप लगाते हैं तो वो क्लॉग नहीं होता है, अनरीजनेबल क्लॉग हो जाता है। यही आपका क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। तो सर उसमें मोर्टगेज को बोल देगा कोर्ट कि आप 20 साल वेट कीजिए क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है। सर अगर अनबोर्न चाइल्ड वाले सर सेक्शन 13 में सर ऐसा बोलता है कि मेरे जो बेटे हैं उसका जो लड़का होगा उसको ट्रांसफर होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और सर उसका पहले लड़की हो जाती है फिर लड़का होता है, तो वो वैलिड है सर? एब्सोल्यूट नहीं, अगर उसमें कंडीशन डाला गया है कि लड़का, पहला लड़का जो होगा उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी एब्सोल्युटली, तो फिर वो वैलिड कंडीशन है। लेकिन अगर कहा गया है कि पहला लड़का अगर लड़का नहीं होता है, पहला बच्चा अगर लड़का नहीं होता है, तो फिर वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। कंडीशन जो लिखा गया है वही कंडीशन होना चाहिए। उसमें अगर सर ये जनरल नहीं लिखा लिखा, उसमें गया सिर्फ ये लिखा कि लड़का होगा तो। हाँ, तो फिर ये वैलिड है। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई डाउट? सर राइट टू फोरक्लोजर क्या होता है? राइट टू फोरक्लोजर मतलब है कि आपके पास यदि कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाने आया है और वो जो कंडीशन दी गई है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, ड्यू डेट पर वो पैसा नहीं दे पाता है आपको, तो आपके पास अधिकार है कि आप उस प्रॉपर्टी को अब अपना बना सकते हैं। दिस इज द राइट टू फोरक्लोजर। राइट टू फोरक्लोजर जिस तरीके से राइट टू रिडेम्पशन फॉर द मॉर्टगेजर है, उसी तरीके से राइट टू फोरक्लोजर फॉर द मॉर्टगेजी है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अगर आपको समझना होगा तो सेक्शन 67 पढ़िएगा, आपको उसमें राइट टू फोरक्लोजर के बारे में बताएगा। ओके सर। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बेयर एक्ट को ना अच्छे से पढ़िए, वो बुक ही है ना एक तरीके से, तो बेयर एक्ट के ऊपर जितना आपका कमांड रहेगा उतना ही आप लोगों के लिए। बेयर एक्ट एक बुक की तरफ है, उसमें इसीलिए अलग अलग